Okay. So last time, if you remember, we have started with the chapter 3 in your book, which is basically vector algebra and vector calculus chapter. ठीक है, तो इसमें हम वेक्टर अलजेब्रा और जो वेक्टर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने कहा था कि हम कुछ रिवाइज करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो नए होंगे आपके लिए, शायद पहले आपने कैलकुलस के कोर्स में उनको नहीं पढ़ा। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनफैक्ट हम उसमें हमारा इस पूरे चैप्टर में ये जो मैथ्स के रिव्यू का चैप्टर है, इसमें मकसद ये है कि बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल रिलेशंस दैट गवर्न द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हम ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक दफ़ा या रिव्यू कर लें, या फिर ये है कि कोई अगर कॉन्सेप्ट पहले किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ तो वो बेसिकली वो एक बेसिस जो है वो डेवलप कर लें, जिसके ऊपर के आगे चल के हमें जो हमें रिक्वायर्ड है बेसिकली मैक्सवेल्स की इक्वेशंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर कि जी जो वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट था वो तो सिंपल पार्ट था, वो तो वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा होता है एफएससी लेवल पे भी, और उसके बाद भी, यानी कि जो है ना वो जो वेक्टर्स जो होते हैं उनको उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट फिर ये है कि जो वेक्टर्स हैं वो ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी फॉर्म है। ठीक है ना, मतलब एक स्केलर के साथ जब वो मल्टीप्लाई होता है तो तब क्या होता है, और अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये उसकी अलजेब्रा के अंदर आ जाते हैं, अलजेब्रा वाले पार्ट के अंदर। तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द कैलकुलस पार्ट। ठीक है, कैलकुलस में बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि बेसिकली प्रिंसिपली जो है ना 4 तरह के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम देखेंगे। और ठीक है, और ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ये यूज़ होते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं? सबसे पहले तो जी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको हम ग्रेडियंट कह देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो एक चीज़ कॉमन थी वो अगर आपको याद हो तो इन सब में ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप्ड का एक ऑपरेटर है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सिंबल को हम डेल कहते हैं, डेल का सिंबल है। तो ये जो डेल्टा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डेल कह देते हैं बेसिकली, ये यूज़ होता है एक ऑपरेटर के लिए, और बेसिकली इस ऑपरेटर को यूज़ करके हम मुख्तलिफ तरह के जब कंप्यूटेशंस करते हैं तो दैट गिव राइज टू डिफरेंट ऑपरेशंस इन वेक्टर कैलकुलस। So for example when this operator acts on a scalar field, ठीक है, तो उस केस में जो v है मेरी बेसिकली दिस इज अ स्केलर फील्ड, तो देन दिस इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट। और जो ग्रेडियंट का ऑपरेशन है बेसिकली इट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर। ठीक है, तो जो ऑपरेटर था वो बेसिकली एक स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई हुआ और उसके जवाब में जो है बेसिकली हमें वेक्टर मिल गया। फिर इसी तरह वही ऑपरेटर जब हम उसको कह लें कि उसका एक तरह उसका एक तरह का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एक वेक्टर फील्ड के साथ, तो ए इज अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, इस वजह से इसको बोल्ड लेटर के अंदर हमने मेंशन किया। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो जवाब आता है दैट्स अ स्केलर, और इस ऑपरेशन को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर जो अगली स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे। एंड अगेन व्हेन वी यूज जब हम इस डेल ऑपरेटर को क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं फॉर वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो उस केस में अगेन हमारा जो जवाब आता है एक वेक्टर होता है, एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड अ कर्ल ऑपरेशन। And the last operation that we use is called the Laplacian operator, और इसमें बेसिकली ये पहले दो ऑपरेशंस का कहने के एक तरह का उसका वो मुरक्कब है, इन द सेंस कि इसमें बेसिकली पहले आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी
डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इसको आप इस तरह कह सकते हैं डेल डॉट डेल ए। सॉरी, पहले पहले आप उसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आप उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। एनीवे इसको जो है ना विल सी इट इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड जब हम उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट वी विल सी कि जी बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ Laplacian operations. We can have a Laplacian on a scalar which results in a scalar, and or we can have a Laplacian on a vector that results in a vector. तो ये बेसिकली इसमें कहने क्या कि हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं Laplacian की, ऑल्दो यहाँ पे हमने सिर्फ उसको मेंशन किया हुआ है कि जी उसके इसमें स्केलर जो है ना उसकी आउटपुट आएगी, और बेसिकली वो हमारी जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे जिसमें कि Laplacian रिजल्ट्स इन अ स्केलर। ओके, तो ये बेसिकली जो चार ऑपरेशन है ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, वो बेसिकली दैट इज़ द डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये डेल ऑपरेटर क्या चीज़ है, जैसे कि कोई इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक एनी अदर ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि ये आपका डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है जिसको हम डी बाई डी एक्स फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं, या आपका इंटेग्रल का ऑपरेटर होता है जिसको इंटेग्रल डी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या आपका कोई समेशन ऑपरेटर है, या प्रोडक्ट का ऑपरेटर होता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को सिंबलाइज कर रहे होते हैं कि अच्छा हम किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को जो भी इसके ऑपरेंड्स है जिसके ऊपर ये ऑपरेट कर रहे हैं वो किस तरीके से उसमें क्या चीज़ कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो ये उसकी एक नोटेशन है। तो इसी तरह जो डेल ऑपरेटर है बेसिकली इट्स एक्चुअली एक डेरिवेटिव ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि ये डेरिवेटिव्स है मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तो ये डेरिवेटिव का जनरल ऑपरेटर है कि आपका फंक्शन किसी भी चीज़ का फंक्शन है, लेट्स से आपका फंक्शन हो सकता है कि एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल u, तो आपका जो डेरिवेटिव है दैट्स डी बाई डी यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर है इसमें ये है कि ऑल्दो कि इसके अंदर डेरिवेटिव्स आते हैं, लेकिन ये डेरिवेटिव्स जो हैं ये बेसिकली स्पेस कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी कि जी डेल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेक्टर, ठीक है। तो अपने इसकी जो नोटेशन देख रहे हैं बेसिकली हम उसके ये वेक्टर्स की नोटेशन वाली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पार्शियल बाय पार्शियल x है, ठीक है। तो इसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, and that forms the x component of this operator। और इसी तरह जो इसका y कंपोनेंट है वो पार्शियल बाय पार्शियल y से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ऑपरेट होगा ऑफ कोर्स उसको उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। और इसी तरह जो z कंपोनेंट है वो दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल z। तो यू कैन सी के जी एज लॉन्ग एज के जी इसमें कोई दूसरा ऑपरेंड नहीं है जिसके ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी कोई अपनी सिग्निफिकेंस नहीं है। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इटसेल्फ इज मीनिंगलेस जब तक कि ये किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट ना हो रहा, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन ए है तो देन पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स तो कोई चीज़ आपको देता है, लेकिन सिंपल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इन इटसेल्फ is मतलब it's sort of a symbol or a notation, but it has no physical meaning, ठीक है। तो बट दैट इज द केस विद ऑपरेटर्स। the ऑपरेटर्स इटसेल्फ जो होते हैं मतलब वो सिंपली एक ऑपरेशन को सिंबलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि उसको उसकी कोई सच यानी कोई जवाब नहीं दे रहे होते जब तक कि वो किसी चीज़ के ऊपर ऑपरेट ना करें। तो यही एग्जैक्टली इसके साथ भी ट्रू है कि जो हमारा ऑपरेटर है कि इन इटसेल्फ बस ये सिंपली ये बता रहा है कि जी इसका ये किस टाइप के ऑपरेशन को सिंबलाइज कर रहा है, लेकिन यह है कि जब हम इसको किसी चीज़ के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो फिर उसके जो जवाब मिलेगा वो हमारे लिए कैरेक्टराइज करेगा कि अच्छा वो क्या चीज़ है या उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी। एक और चीज़ जो इस ऑपरेटर की कह लेंगे थोड़ी सी स्पेसिफिक है कि ये जो है ना एक ही ऑपरेटर है, लेकिन जिस तरह भी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर इसका रोल है, ठीक है। जनरली हमारा डेरिवेटिव जो होता है वो डी बाई डी एक्स, तो उसका एक ही टाइप का रोल होता है या उसकी एक मीनिंग होता है, लेकिन ये जो ऑपरेटर है बेसिकली ये
एक तरीके से अप्लाई होता है तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, दूसरे तरीके से अप्लाई होता है तो वो डाइवर्जेंस बन जाता है, एक और तरीके से अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वो कर्ल बन जाता है। तो द सिंगल नोटेशन, सिंगल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपने थोड़ी सी जहन में रखनी है, जो कि आप कह सकते हैं कि इसको डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिसमें जनरली जो एक ऑपरेटर होता है उसकी कह लें कि एक ही तरह, एक ही उसका ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो यू कैन बेसिकली थिंक ऑफ इट एज अ 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव। तो जब हम डेरिवेटिव्स, तो हमें पता है कि जी डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज को सिग्निफाई कर रहा होता है। किसी भी क्वांटिटी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ हम उसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा उस वेरिएबल के हिसाब से उसकी रेट ऑफ चेंज बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में आपकी कोई उसमें कोई इंटरेस्ट है या कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर कोई प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा विद टाइम जो है ना उसकी रेट ऑफ चेंज कितना है, तो दैट वुड बी बेसिकली आप उसमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको ये बता रहा होगा कि अच्छा ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसकी जो अमाउंट है वो टाइम के साथ किस तरह चेंज होगी। तो इसी तरह आपकी वेलोसिटी आपको पता है कि जी दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज, और वहाँ पे बेसिकली आपकी डेरिवेटिव यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये एक तो डेरिवेटिव जो स्पेस की टर्म्स में हम बात करें फील्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर का फंक्शन होती हैं एक्स वाई और जी का, तो हम बेसिकली उसमें 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उनका देखते हैं कि अच्छा रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेम्परेचर फील्ड को इमेजिन कर रहे हैं कि जी एक टेम्परेचर है एक रूम के अंदर, हर पॉइंट पे उसका एक टेम्परेचर डिफाइंड है, तो वहाँ पे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि जी व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, या किस डायरेक्शन में ज़्यादा चेंज हो रहा है किस पर नहीं, तो वहाँ पे बेसिकली आपकी मतलब वहाँ पे आपका जो डेल ऑपरेटर है ये आप इसको यूज़ करके वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, जो कि अगली स्लाइड में आ रहा है। तो होपफुली दिस इज़ क्लियर। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली दरमियान में मुझे रोक के जो है ना आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, जो कि हमारा डेल ऑपरेटर जिस डिफाइन कर रहा है जिन ऑपरेशंस को। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज द ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रेडियंट एक तो ये कि जो ग्रेडियंट है इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ स्केलर फील्ड, ठीक है। तो जो इसका ऑपरेंड है वो एक स्केलर फील्ड होगी। स्केलर फील्ड का क्या मतलब है कि जी जैसे कि हमने एक टेम्परेचर फील्ड की एग्जांपल ली थी, जिसमें कि ऑल्दो के वो जो भी हमारा फंक्शन है दैट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी दैट आर द स्पेस कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ये है कि वो कह लें कि लेकिन इटसेल्फ वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारी पोटेंशियल फील्ड होती है जिसको हम वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है, वोल्टेज जो है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यू कैन डिफाइन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। अगर आप एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द की जो फील्ड है उसके तरह आप हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, और उसको बेसिकली आप पोटेंशियल फील्ड कह देंगे विच वुड बी अ स्केलर फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए आप देखेंगे कि स्केलर फील्ड जब भी हम यूज़ करेंगे उसमें अक्सर हम ये वी वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के केस में एक हमारी स्केलर फील्ड कह लेंगे जो जो मेन एग्जांपल है वो बेसिकली ये पोटेंशियल फील्ड की है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें ग्रेडियंट जो है यू कैन कैलकुलेट फॉर एनी स्केलर फील्ड। तो फॉर अ स्केलर फील्ड वी जो ग्रेडियंट है उसकी जो कैलकुलेशन होगी या उसकी कह लें कि उसका जो रिलेशन है कैलकुलेट करने के लिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें, तो उसमें जैसे कि पीछे हम देख आए हैं कि वो जो डेल ऑपरेटर एक उसको हम इस तरह नोटिफाई करेंगे कि जी डेल ऑपरेटर इज बीइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय वी, ठीक है। लेकिन वो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन है कि अच्छा रिमेंबर ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये इसका कोई एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जी कंपोनेंट नहीं है।
लेकिन ये है कि अगर मैं स्केलर क्वांटिटी का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सो दैट मैं सिर्फ उसका देखूँ कि एक्स के साथ उसका रेट ऑफ चेंज कितना है, ठीक है, कीपिंग वाई एंड जी कांस्टेंट। आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको कैलकुलेट करने आते हैं, तो वो जो है वो बेसिकली इट विल मेक द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो उसको मैं कैलकुलेट करने के बाद से कहूँगा कि दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ माय ग्रेडियंट वेक्टर, क्योंकि ग्रेडियंट ऑपरेशन जो है ये आपको एक वेक्टर देता है, ठीक है, विच वी कॉल्ड द ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर द ग्रेडियंट ऑपरेशन। तो जो ग्रेडियंट वेक्टर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो ये है कि जी जो मेरी स्केलर फील्ड है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह जो उसका वाई कंपोनेंट है वो ये कह रहा है कि मेरी स्केलर फील्ड का रेट ऑफ चेंज वाई के साथ क्या है, और जो उसका जी कंपोनेंट है वो है बेसिकली स्केलर फील्ड हाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू जी कोऑर्डिनेट। So you can see these operations, the partial v by partial x, these are the partial derivatives of the scalar function v, ठीक है, with respect to x, y और z। लेकिन ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये जो इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी जब हम आगे जाके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है इट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी आ जाती हैं। इसमें तो ये बहुत सिंपल है और इसको याद रखना बड़ा आसान है, लेकिन जो आपकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पे उसका जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। लेकिन ये है कि उसमें आपकी बुक के अंदर भी एक टेबल है और आपके एग्जाम में भी वो टेबल आपको गिवन होगा, ठीक है, या आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, मतलब उसका कोई हम मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन कर लेंगे। लेकिन ये है कि वो जो फार्मूलाज होंगे वो आपको गिवन होंगे। सो मकसद ये है कि आपको बेसिकली ऑपरेशन का पता होना चाहिए कि ऑपरेशन है क्या चीज़, बता क्या रहा है, और उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। Okay, so now that we have defined the gradient operation, let's talk about its physical meaning के बेसिकली ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। एक दफ़ा हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, उसके जवाब में हमें एक वेक्टर मिल गया जिसका एक एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जी कंपोनेंट है। तो ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है हमें कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अगेन लेट्स अस्यूम अ स्केलर फील्ड, लेकिन हम इस अपनी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि जी वो 2 डायमेंशनल स्केलर फील्ड है। तो उसका जो जी कंपोनेंट है, कह लें कि हम कहते हैं कि जी वो जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, उसका इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ जी, सो दैट वी कैन बेसिकली प्लॉट इट इन 2D। तो लेट्स से कि मेरे पास एक फील्ड है जिसको हमने एफ एक्स वाई कह दिया, ठीक है, और इस एफ एक्स वाई को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो आपको मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा सरफेस प्लॉट्स का, क्योंकि अगर मेरे पास फंक्शन है जो कि एक ही वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका जो नॉर्मल प्लॉट है दैट वी आर वेरी यूज टू, जिसको हम लाइन प्लॉट कह देते हैं, ठीक है, कि ऑन द वाई एक्सिस यू हैव एफ एक्स and then on the x axis on the horizontal axis you have the independent variable x, जो इस केस में अगर ये एफ एक्स है तो वो x होगा। लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है x और y का, तो ऑफ कोर्स इन दैट केस वी नीड अ सरफेस प्लॉट, ठीक है। तो अब इसमें नीचे मेरे पास दो एक्सिस हैं, तो ये जो एक्सिस है ये लेट से x एक्सिस है, ये जो दूसरी एक्सिस है ये जो है ये y एक्सिस है, ठीक है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x एंड y, तो जो थर्ड एक्सिस है जो z एक्सिस है, बेसिकली दिस इज द जो फंक्शन का मैग्नीट्यूड मुझे बता रही है एफ एक्स वाई। तो आप इसमें हर पॉइंट पे x और y के आप देखते हो कि अच्छा उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, और वो बेसिकली z के अलॉन्ग जो उसकी कह लें कि हाइट है, वो उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू या उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो अगर हम ये काम करते हैं तो यू कैन सी कि जी ये मेरे पास एक ये ऊपर वाला जो एक प्लॉट है ये आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पे हिल्स एंड वैलीज हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये अपनी एक्सट्रीमिटीज़ पे, जिसमें कि मेरी एक्स की वैल्यू जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है और वाई की वैल्यू भी ज़्यादा है, राइट।
तो ये 0 0 अगर आप देखें तो ये 0 यहाँ पे x का और ये y का 0 यहाँ पे है। तो सेंटर पॉइंट है बेसिकली, दिस इज x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट्स हैं एक्सट्रीमिटीज के चारों कॉर्नर्स के पॉइंट हैं, ये फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू +90, x इक्वल टू -90, y इज इक्वल टू -90, या मतलब इस तरह के जो चार पेयर्स बन रहे हैं एक्सट्रीमिटीज के। तो यू कैन सी कि जी जिस तरह ये जो मेरा फंक्शन है सरफेस प्लॉट का, इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होता है, जब x और y की वैल्यूज एक्सट्रीमिटीज में कॉर्नर्स के ऊपर, ये जो मेरा फंक्शन है ये बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कब है, वो इसकी सेंटर में है, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये फंक्शन क्या है। ऐसे लगता है कि ये साइन और कोसाइन से मिलकर कोई बना हुआ है फंक्शन, साइनसॉइडल टाइप फंक्शन है वो, इस तरह का इसका जो इस तरह का ग्राफ लग रहा है। लेकिन ये है कि फॉर द मोमेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट के जी फंक्शन की वैल्यू क्या। बेसिकली हम ये इंटरेस्टेड हैं कि अगर मेरे पास एक इस शेप का एक फंक्शन है, तो अगर मैं उसकी ग्रेडियंट कैलकुलेट करता हूँ तो वो जो ग्रेडियंट है वो मुझे क्या बता रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो होपफुली आपके मतलब दिस इज क्लियर कि जी एक 2D फंक्शन जो होता है उसको हम सरफेस प्लॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और होपफुली सरफेस प्लॉट्स को आपको रीड करना या उसको इंटरप्रेट करना आता होगा, ठीक है। जो बेसिकली इफ इट्स अ 2D फंक्शन, देन the plot becomes a surface plot, and you can easily do this basically by a single line command in MATLAB, ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी ये नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आई वुड इनकरेज यू कि जी आप बेसिकली ये प्लॉट करके देखें। कोई भी x की एक रेंज अज्यूम कर ले, y की एक रेंज अज्यूम कर लें, और मुख्तलिफ फंक्शंस को साइन x मल्टीप्लाइड बाई कॉस y, ये एक फंक्शन फॉर एग्जांपल हो सकता है, या साइन x प्लस वाई आपका एक फंक्शन हो सकता है, या साइन स्क्वायर x प्लस वाई, साइन 2x प्लस, यानी कोई भी आप फंक्शन लेके उसको प्लॉट करके देखें एक रेंज के ऊपर कि वो किस तरह का प्लॉट नज़र आता है, ठीक है। यही काम जो है ना आप एक ऑनलाइन रिसोर्स है वुल्फोम अल्फा के नाम से, ठीक है। इसके ऊपर भी आप, अगर ये वेबसाइट है, इसमें यह है कि ये आपकी इंटरनेट ब्राउज़र बेस्ड है, ठीक है। आप अपने गूगल में जाके इसको सर्च करेंगे इस वेबसाइट को, तो वहाँ पे भी आप एक कमांड लाइन आप मतलब इस तरह एक प्लॉट दिस अगर आप लिखेंगे तो उसमें वो नीचे आपको प्लॉट उसका शो कर देगा। इसमें ये होगा कि जी अगर आपके पास मैटलैब नहीं भी है या आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स एन एक्सीलेंट रिसोर्स, अगर स्पेशली जब आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसमें वेक्टर फील्ड्स भी प्लॉट कर सकते हैं, स्केलर फंक्शंस भी प्लॉट कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स कैलकुलस के फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। यानी कि आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो you'll find कि जी this will be this is a very useful resource for your entire engineering career, ठीक है। आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की विजुअलाइजेशन और मुख्तलिफ चीज़ों की वो करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनीवे ये तो हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट गए। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन तो आ गया f(x,y) विच इज़ अ 2D स्केलर फील्ड, ठीक है। और वो बेसिकली वी कैन सी कि जी वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो एक्सट्रीमिटीज़ पे जाके वो मैक्सिमम हो रहा है, 0 0 के ऊपर वो जाके वो उसका मिनिमा आ जाता है, मिनिमम वैल्यू है। फिर ऑफ कोर्स वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप हिल से वैली के अंदर आ रहे हैं, फिर दोबारा अगर आप दूसरी साइड पे जाना शुरू कर दें तो दोबारा फंक्शन इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ पे भी रहें तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो लेट्स से कि आपने y को कांस्टेंट रख लिया क्योंकि ये y एक्सिस है, तो एक y की एक ख़ास वैल्यू को फिक्स कर लिया, लेट्स से कि y इज इक्वल टू -90 डिग्रीज। और अगर आप उसके ऊपर x को चेंज कर रहे हैं, x को वेरी कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन यहाँ पे भी डिक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होने के बाद फिर दोबारा इंक्रीज होता है। तो यू कैन सी कि जी इस पे भी हमारे पास एक डिप है, लेकिन वो ये जो वैल्यू है वो इतनी कम नहीं है जितनी कि वो सेंटर के ऊपर, सेंटर में तो जाके उस वैल्यू का अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ जाती है। यहाँ पे भी लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, एंड देन इट इंक्रीजेस टू द पीक वैल्यू जो भी उसकी है फंक्शन की, ठीक है। तो अब यह है कि अगर हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट हमने बात की, दैट इज बेसिकली डिफाइंड, ये जितने भी बल्कि हमने पीछे ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, ये सब पॉइंट फंक्शन हैं, ठीक है।
तो व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट फंक्शंस? पॉइंट फंक्शंस का मतलब ये है कि जब आप एक फील्ड की ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट अनदर फील्ड, ठीक है। उसके जवाब में हमने कहा था कि आपके पास स्केलर आएगा, लेकिन वो स्केलर फील्ड होगी, राइट। स्केलर फील्ड in general context it will not be a single vector but you will have a scalar field या एक वेक्टर फील्ड। जैसा ग्रेडियंट के केस में हमारे पास एक वेक्टर फील्ड आएगी, और वेक्टर फील्ड का क्या मतलब है कि हर हर पॉइंट पे आप बेसिकली एक ग्रेडियंट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रेडियंट ऑपरेशन जो है उसको आपके आपके पास जवाब में ग्रेडियंट फंक्शन देगा। फंक्शन जो है वो एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो उसमें एक्स और वाई की जब आप कोऑर्डिनेट की वैल्यूज पुट करेंगे कि अच्छा मुझे इस एक्स के लिए और इस वाई के लिए मुझे बताएंगे मेरा ग्रेडियंट कितना है, तो उसके जवाब में वो आपको एक वेक्टर दे देगा जो कि उस पॉइंट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जब हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं इस फंक्शन का, ये जो ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया, तो उसके जवाब में हमारे पास एक ग्रेडियंट फील्ड आ गई जो कि ये नीचे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। इसको मैं जूम इन करूं तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स का नीचे वाला फेस है, ठीक है, जिसमें ये वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली, ये जो वेक्टर फील्ड आपको नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द ग्रेडियंट फील्ड। जो जब हमने ऊपर वाले फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है तो उसके जवाब में हमारे पास ये फील्ड आ गई, ठीक है। एंड अगेन यू कैन सी कि इट इज बेसिकली डिपेंडेंट, क्योंकि फंक्शन एक्स एंड वाई पर डिपेंडेंट है, तो मेरी ग्रेडियंट फील्ड जो है वो भी एक्स और वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यू हैव डिफरेंट वेक्टर वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी के जी एट द सेंटर आपकी जो जो वेक्टर है वो जीरो है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और उसको मतलब उससे जीरो वेक्टर है। इसी तरह अगर आप इधर मैक्सिमम पे चले जाते हैं कॉर्नर्स पे, तो वहां पे भी जाके वेक्टर्स जो है वो उनका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। आपके जो वेक्टर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ से पहले जीरो से इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे जाके कहीं वेक्टर मैक्सिमम हुआ, फिर वो कम होना शुरू हो गया और अल्टीमेटली वो जाके जीरो पे चलने गया। तो अब ये क्या चीज़ बता रही है कि लेट्स से कि हमने वो वेक्टर का जो ऑपरेटर था उसको कैलकुलेट करके बेसिकली हमारी ये वेक्टर फील्ड बन गई। तो लेकिन ये जो ग्रेडियंट फील्ड है यानी व्हाट इज दिस टेलिंग अस? तो जो ग्रेडियंट होता है बेसिकली, क्योंकि वो वेक्टर फील्ड है तो ऑफ कोर्स उसकी एक डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है। तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है? जो डायरेक्शन है ना ग्रेडियंट वेक्टर की किसी भी पॉइंट पे, अब इस केस में ये अगर मेरे पास एक ग्रेडियंट वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये मुझे डायरेक्शन क्या बता रही है? जो डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप, ठीक है। रिमेंबर हमने कहा था डेल ऑपरेटर हमारा क्या है, ये बेसिकली आपके पास एक 3D डेरिवेटिव है, ठीक है, और डेरिवेटिव हमें क्या देता था? स्लोप दे रहा था। तो ये जो ग्रेडियंट है अल्टीमेटली ये भी हमें बता रहा है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है फंक्शन की, लेकिन इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो इसमें ये है कि मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, लेट्स से कि ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे हूँ। तो अगर मैं लेट्स से कि आप इमेजिन करें कि ये एक वैली है और इसके अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और आप अपने चारों तरफ देखें और आप ये देखना चाहें कि यार सबसे स्टीपेस्ट स्लोप किस तरफ है, अगर किस डायरेक्शन में मैं जाऊं तो सबसे ज़्यादा चढ़ाई है और उस तरफ मुझे यानी कि सबसे मुश्किल है चढ़ना यहाँ, और इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि जिसमें रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा है, राइट। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ये स्लोप ही होती है ना। तो उसकी जो स्लोप है फंक्शन की, कहाँ पे फंक्शन सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन है जिसमें आप अपने पीक की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं तो वहाँ पे इतनी स्लोप नहीं है, अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो इतनी स्लोप नहीं है। इसी तरह नीचे अगर जाएं तो वो तो उल्टी स्लोप है, राइट। हम मैक्सिमम की तरफ जाना चाह रहे हैं, फंक्शन के मैक्सिमा की तरफ। तो इस केस में आपकी जो मैक्सिमम स्लोप है वो इस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे जो आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे उस वेक्टर की डायरेक्शन भी
यही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्रेडियंट फील्ड है वो जो हमें वेक्टर देते हैं किसी भी पॉइंट पे, वो हमें ये बताता है कि जो मेरा फंक्शन है उसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज या उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यू कैन सी कि जी दिस कैन बी अ वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कि ये कि जी आपका फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कितना है। जैसे कि मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी थी कि जी अगर हमारे पास एक टेम्परेचर फील्ड है, आपके पास एक रूम है और उसके अंदर है कि जी आपकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि अच्छा किसी पॉइंट से टेम्परेचर किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस टेम्परेचर फील्ड का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस तो फिर उसमें किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अच्छा उस पॉइंट से जो टेम्परेचर का रेट ऑफ इंक्रीज किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है। तो इट गिव्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जी दिस इज ट्रू फॉर ऑल केसेस, ठीक है। तो इस वजह से यू कैन सी कि जी हमारे पास इस तरह की ये जो वेक्टर फील्ड बनी है, क्योंकि इस यहाँ पे हर पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है रेट ऑफ इंक्रीज की वो मैक्सिमम इस वाली पीक की तरफ है। अगर हम इधर देखें तो इधर इनकी जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज है वो इस वाली पीक की तरफ है, और यहाँ पे अगर वो इस पीक की तरफ है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखें, तो यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट का वेक्टर इधर को होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी एक वैली है और इधर से जो ग्रेडियंट है जिसके रेट ऑफ इंक्रीज है वो इस पीक की तरफ है, तो यहाँ पे आपके वेक्टर्स इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो यू कैन सी के जी you can look at any point within the gradient vector field, and the vectors there, they are always pointing towards the maximum slope or where the function is increasing the most. अच्छा, ये तो उसकी डायरेक्शन की बात हो गई कि आपकी जो डायरेक्शन है ग्रेडियंट वेक्टर की वो बेसिकली आपके मैक्सिमम स्लोप की तरफ या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन को पॉइंट कर रही होती है। वट अबाउट द मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे वेक्टर्स की लेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, ये बेसिकली उस स्लोप की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इज नॉट कॉन्स्टेंट, राइट। टॉप पे जाके आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा पे जाके कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता, इस वजह से हम कहते हैं कि उसका डेरिवेटिव वहाँ पे जीरो है। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ मेरा फंक्शन मिनिमम है वहाँ पे भी जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो बिल्कुल छोटे हो गए, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। और इसी तरह जो मेरे कॉर्नर्स हैं जिस पे जाके मेरा फंक्शन मैक्सिमम हो गया, तो वहाँ पे भी जाके मेरे ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, क्योंकि वहाँ पे अब फंक्शन मजीद चेंज नहीं हो रहा, वहाँ पे जाके उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम हो गया, वो रुक गई है। तो जो ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज। जो हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज है वो इस पॉइंट पे होगी जहाँ पे बेसिकली आपका स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर ऊपर जाके स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमा पे आके स्लोप उसकी ऑलमोस्ट फंक्शन की जीरो हो जाएगी। तो यू कैन सी कि जी इस पॉइंट पे आपका जो वेक्टर है उसका उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है ग्रेडियंट वेक्टर का। तो नाउ होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर कि जी जो आप ग्रेडियंट वेक्टर होता है वो क्या सिग्निफाई क्या कर रहा होता है, वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो आपकी स्केलर फील्ड थी किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जी, ठीक है। रिमेंबर यू कैन बेसिकली एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू अ फंक्शन विच इज थ्री डायमेंशनल। यहाँ पे तो हमने उसको टू डायमेंशनल फंक्शन इसलिए लिया था ताकि हम उसको प्लॉट इजीली कर सकें, थ्री डायमेंशनल को हम प्लॉट नहीं कर सकते थे। तो और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो उस रेट ऑफ चेंज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर। ओके, सो वी कैन नाउ मूव ऑन। तो अभी कुछ एग्जांपल्स जिसमें यह कि लेट्स से कि आपके पास एक थ्री डायमेंशनल फंक्शन है एफ एक्स वाई जी विच गिव्स द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, जो कि अभी हमने देखा कि इट्स अ टेम्परेचर फील्ड फॉर एग्जांपल। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी अगर आपके पास एक रूम के अंदर एक मुख्तलिफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है और वहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार इस पॉइंट पे मेरे ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और उसकी डायरेक्शन ये है, तो वो मुझे ये बता रहा है कि इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं तो वहां पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, और कितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड मुझे बताएगा, ठीक है। वो रेट ऑफ चेंज है कितनी और वो किस डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन का उसका वेक्टर की डायरेक्शन मुझे बताएगी किस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड मुझे बताएगा कि वो है उस वो रेट ऑफ चेंज है कितनी। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, दूसरे है कि लेट्स से कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर कोन, ठीक है, जिस तरह कि आपने कोन्स वो देखी होंगी ट्रैफिक्स वगैरह की, इस तरह की आपकी लेट्स से एक कोन है, तो आप उसकी एक साइड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर लेट्स से क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि जी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर, तो वो किस डायरेक्शन में होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप इस यहाँ से किसी भी पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं तो वहाँ से आप पीक की तरफ जब जा रहे हैं तो ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑन द साइड ऑफ द कोन, ठीक है। तो नाउ लेट्स से कि यू आर एट द टिप ऑफ द कोन, ठीक है, आप अपने कोन के टिप पे चले गए हैं, तो वहाँ पे जो है अब ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चूंकि अब आप जो आपको पता है कि मैक्सिमा के ऊपर जाके स्लोप जीरो हो जाती है, रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है। अब इससे आगे मजीद जो है ना देयर इज नो इनकी एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट, तो वहाँ पे जाके ऑफ कोर्स जो उसका ग्रेडियंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, और ऑफ कोर्स इफ द मैग्नीट्यूड इज जीरो देन इट्स अ नल वेक्टर, उसमें फिर उसकी जो डायरेक्शन है दैट्स इररेलेवेंट। अच्छा, ग्रेडियंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा ये तो हम उसकी सिग्निफिकेंस हो गई, पीछे सिग्निफिकेंस उसकी डिस्कस कर रही है। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वी नीड टू नो द पार्शियल डेरिवेटिव्स। देखा था हमने फार्मूले में कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए, तो तब जाके बेसिकली हम ग्रेडियंट वेक्टर या ग्रेडियंट फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव मेरे ख्याल में हम बड़ी क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। तो लेट्स से कि यू हैव दिस फंक्शन, ठीक है, इट्स अ स्केलर फंक्शन, स्केलर फील्ड, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। और अगर मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑल्दो ये इसमें डी वी बाई डी एक्स है, लेकिन इसको बेसिकली इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसमें आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में हम इसमें क्या करते हैं कि हम अस्यूम करते हैं कि जो उसके बाकी दोनों वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है, उनको हम कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें हम z को कांस्टेंट लेंगे, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली z आ गया। y और z यहाँ पे दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये y और z कांस्टेंट है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 6xyz आ जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज z प्लस 6xyz। तो इसमें सिंपली यही पॉइंट है कि जी आप जब पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो यू हैव टू ट्रीट द अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो इसी तरह जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होंगे, तो उस केस में आप x और z को कांस्टेंट ट्रीट कर लें। यानी उसमें बेसिकली जो आप, अच्छा ग्रेडियंट में ये है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज है ना, जब हम कहते हैं ना दिस इज द मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, तो दैट इज टेकिंग इनटू अकाउंट द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, ठीक है। वो मतलब वो आपको जो एक वेक्टर एक दे रहा है ग्रेडियंट, वो सबको कीपिंग इनटू अकाउंट के जी एक्स की डायरेक्शन में कितनी है, वाई की डायरेक्शन में कितनी है, जेड की डायरेक्शन में कितनी है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको बन रहा है ग्रेडियंट का, वो आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज दे रहा है इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन आपका जो क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव होता है, वो बेसिकली वो सिंपली आपकी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल के कैलकुलेट कर रहा होता है बाय कीपिंग द अदर कांस्टेंट। अच्छा अगेन ये एक एग्जांपल है जिसमें अगर मेरे पास ये फंक्शन है और इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या होगा, इसमें इसका मतलब है x और z को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 3x² सर ऑप्शन डी है 3x² z प्लस cos y। जी बिल्कुल 3x² प्लस cos y एग्जैक्टली। तो इसमें ये वाली जो ऑप्शन है ये आएगी, ठीक होगा। Okay, so now that we know how to calculate the partial derivatives, you can basically calculate the gradient, ठीक है। तो अब इसी फंक्शन का अगर हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, जिसके पीछे हम वो देख आए हैं,
तो उसका जो y डेरिवेटिव था वो तो हमने अभी देख लिया था कि दैट इज 3x² z प्लस cos y। इसी तरह आप इसका x डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दैट वुड बी 6x y z, ठीक है, और ये इसका होगा ही नहीं। और इसी तरह आप उसका z का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो z के केस में भी आपके पास सिंपली 3x² y आ जाएगा। और अब आप इन तीनों को मिला के आप उसकी ग्रेडियंट फंक्शन बना सकते हैं। तो ग्रेडियंट क्या है कि जी पार्शियल v बाई पार्शियल x, ये उसका x कंपोनेंट है, तो ये पूरे का पूरा लेके आप उसको x कंपोनेंट बना देंगे, यानी उसके साथ x यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये जो है ये लेके इसके साथ y यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और ये जब डेरिवेटिव लेके इसके साथ आपका z यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये आपका ये आपकी ग्रेडियंट फील्ड है। यू कैन सी कि इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी इटसेल्फ, ठीक है। ये नहीं है कि जी आपकी जो ग्रेडियंट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वेक्टर आएगा, बल्कि इट विल इटसेल्फ बी अ फंक्शन। इस केस में जो मेरा ग्रेडियंट फंक्शन है इट्स आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, दैट्स व्हाई वी से कि जी इट्स अ वेक्टर फील्ड, और इट्स जिसको कि हम हर पॉइंट पे प्लॉट कर सकते हैं। अब हमने किसी खास पॉइंट के ऊपर, अब हमने इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू लेनी है कि जी उस पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो वहाँ पे हम x, y और z की वैल्यू जो है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे तो वो हमें एक वेक्टर दे देगा विच इज़ बेसिकली दिस वेक्टर ओवर हियर, ठीक है। तो दिस वेक्टर, नाउ दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। ये अब फंक्शन नहीं है बल्कि एक वेक्टर है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको आता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। वो जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कह लें कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट बता देगा, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज कितनी है, जो स्लोप। और जो इसका यूनिट वेक्टर है वो आपको डायरेक्शन बता देगा कि जी किस डायरेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रही है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अगेन प्लीज बी डोंट गेट कंफ्यूज कि जी ये जो ग्रेडियंट है इट्स अ पॉइंट क्वांटिटी, और हर पॉइंट के ऊपर आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं विद इन द फील्ड इटसेल्फ। सो यू कैन सी कि जी इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एटलीस्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। लेकिन ये है कि उसमें भी कोई ऐसी बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल। Okay, so now we can basically move on to the second vector operation, vector calculus operation, which is the divergence of field, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जी डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट अ वेक्टर फील्ड। यानी ये जो डाइवर्जेंस है बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ वेक्टर फील्ड। ग्रेडियंट जो था वो हमने देखा था वो एक स्केलर फील्ड के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन जो डाइवर्जेंस है वो बेसिकली एक वेक्टर फील्ड के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं और उसके जवाब में हमें एक स्केलर फील्ड मिलती है, ठीक है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के जवाब में हमें एक स्केलर मिलता है, तो डाइवर्जेंस के जवाब में बेसिकली यू गेट अ स्केलर फील्ड। ओके, सो डाइवर्जेंस किस चीज़ को सिग्निफाई कर रही होती है? डाइवर्जेंस जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वो जो एक स्केलर फील्ड हमें मिल जाती है वो क्या चीज़ बता रही होती है हमें? बेसिकली डाइवर्जेंस इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स एट एनी गिवन पॉइंट इन अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। जब आपने जब डाइवर्जेंस कैलकुलेट की तो अगेन दिस इज आल्सो पॉइंट क्वांटिटी, तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट पे मेरी डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी है। इस पॉइंट पे जो आपकी डाइवर्जेंस की वैल्यू है वो आपको ये बता रही है कि इस पॉइंट पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है इस वेक्टर फील्ड का जिसकी कि आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है कि जी आपका जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको कि हमने यहाँ पे ये रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो दे आर रेडिएटिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से होती है। एंड ऑफ कोर्स द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोज टू द चार्ज, और जैसे जैसे उससे दूर होती जा रही है क्योंकि वो 1/r स्क्वायर के साथ वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी जैसे जैसे उससे दूर होते जा रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो वो बेसिकली कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे इस डायग्राम में कि जो रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग जी वी हैव अ स्ट्रॉन्गर फील्ड क्लोज टू द चार्ज, और ये जो ब्लू है जैसे जैसे उसकी कम ब्लू होती जा रही है दैट मीन्स के फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली डिक्रीजिंग।
तो अब यू माइट बी इंटरेस्टेड कि जी अच्छा इस पॉइंट पे लेट से कि कितनी फील्ड लाइंस इस पॉइंट में एंटर हो रही हैं और कितनी फील्ड लाइंस इस पॉइंट से एग्जिट हो रही हैं, ठीक है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है कि जी इस पॉइंट से कोई फील्ड ओरिजिनेट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो यू कैन मतलब आप इसको आप विजुलाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक पॉइंट के गिर्द एक छोटा सा एक स्फीयर जो है ना अज्यूम कर लें और आप देखेंगे उस स्फीयर के अंदर कितनी लाइंस जा रही हैं और उससे बाहर कितनी लाइंस जा रही हैं, तो दैट वुड गिव यू द नेट आउटवर्ड फ्लक्स विच इज बेसिकली द डाइवर्जेंस। तो जब हम डाइवर्जेंस का ऑपरेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली हमें ये नेट आउटपुट फ्लक्स दे रहा होता है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इंट्यूटिवली कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है जो फील्ड लाइंस हैं जितनी उसके उसके थ्रू पास कर रही हैं, राइट, जितनी उसमें एंटर हो रही है उतनी आगे जा रही हैं। So in this case, for example, the divergence will be zero anywhere around this charge. लेकिन अगर आप चार्ज इटसेल्फ को कंसिडर करें तो चार्ज के अंदर से ये जो लाइनें हैं ये एमिनेट हो रही हैं या उसके अंदर से कह लें कि ये फूट रही हैं। तो इस पॉइंट में जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है वहाँ पे तो यू हैव अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि वहाँ से उसके अंदर से आपकी जो चीज़ें हैं वो लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और अगर उसके गिर्द आप एक अस्यूम करें उस पॉइंट के गिर्द एक छोटा सा स्फीयर पड़ा हुआ है तो स्फीयर के अंदर से सारी लाइनें निकल रही हैं, ये जो फील्ड लाइंस हैं। तो देयर इज अ नेट पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स। तो अगर उसमें से निकल रही हो तो वी से कि दैट्स उसमें जो डाइवर्जेंस पॉजिटिव है या दैट्स अ पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स, और अगर उसमें एंटर हो रही हो तो दैट मींस कि दैट हैज अ नेट नेगेटिव आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स है, राइट। तो इस केस में फॉर एग्जांपल यू विल हैव अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस एट दिस पॉइंट जिसके ऊपर ये आपका चार्ज पड़ा हुआ है एंड देन यू हैव डाइवर्जेंस जीरो एनीवेयर एल्स, ठीक है, क्योंकि उसके उसके अलावा जो है किसी भी पॉइंट पे जो आपका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो है। तो यू कैन सी कि जी बेसिकली डाइवर्जेंस जो है we can actually use it to find the sources within the magnetic within for example an electric field के अंदर जो उसकी सोर्स कहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ पे सोर्स पड़ी होगी वहाँ पे यू विल हैव अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स, वहाँ से बेसिकली आपकी जो फ्लक्स है वो एमनेट कर रहा होगा, वहाँ से फ्लक्स जो है वो कह लें कि उसका फूट रहा होगा। और इसी तरह जहाँ पे नेट नेगेटिव डाइवर्जेंस होगी वहाँ पे बेसिकली फ्लक्स एंटर हो रहा होगा, तो दैट वुड बेसिकली योर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा होता है कि उसकी फील्ड लाइंस उसमें एंड हो रही होती है। तो यू विल सी कि जी ये जो इसकी प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस की, वी विल यूज दैट टू सी कि जी if there is a source of the field present in a region or at a point or not, ठीक है, because if there is a net outward flux that is telling me कि जिसका मतलब है कि वहाँ से कुछ नई लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई चार्ज पड़ा होना चाहिए, कोई सोर्स पड़ी होनी चाहिए जो कि उन लाइंस को प्रोड्यूस कर रही है, तभी उसमें से कुछ नई लाइंस निकल रही हैं एंड देन दैट्स व्हाई देयर इज अ नेट फ्लक्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। So in case of for example electromagnetic fields, so when or in general whenever you have a positive divergence or a negative divergence at a point, that represents the presence of either a source of that field or a sink of that field। sink का ये मतलब है कि जिसमें के लाइंस आके एंड हो रही हैं या जिसमें लाइंस खत्म हो रही हैं, जैसे कि हमारा नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो जो डाइवर्जेंस है वो हमें सोर्सेज और उसकी सिंक्स के बारे में बताती है किसी भी फील्ड के। डाइवर्जेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसमें जो नेट आउटपुट फ्लक्स है उसका एक नंबर होगा कि यहाँ पे कोई नेट आउटपुट फ्लक्स है या नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। हाँ, सो फॉर एग्जांपल ये जो है कि अभी हम चीज़ को डिस्कस कर आए हैं कि जी अगर आपकी एक पॉजिटिव चार्ज की जैसे एक फील्ड है तो उसके एक सेंटर के अंदर आपके बेसिकली यू हैव अ लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस, सिर्फ सेंटर पॉइंट के ऊपर आपकी एक डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगी कि वहाँ से आपकी देयर इज अ नेट आउटपुट फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट। अच्छा, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें चूंकि हमारे पास बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसी के लिए हमारे पास फील्ड लाइन ऐसी भी होती हैं जो कि लेट्स से पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड कर रही हैं, ठीक है। तो
ये जो हमारी फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बेसिकली इसको गवर्न क्या कर रहे हैं, इसको आपने ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी देखी है कि जी जो कूलम्स लॉ से बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ तो हमें बता रहा है कि जी फोर्सेस कितनी होंगी, लेट्स से कि इफ देयर इज अ चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज, तो उसकी फील्ड उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी। लेकिन आप उसी को यूज करके बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ व्हिच कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बेसिकली द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, ये दिस r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इटसेल्फ। तो मैं इस पॉइंट पे अगर फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये r कितना है, उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो वो जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड उसके स्क्वायर के साथ बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो जो फील्ड्स मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं, दे आर आल्सो लीनियर इक्वेशंस। तो इफ यू माइट रिमेंबर कि जो हमने सर्किट्स के अंदर पढ़ा था कि व्हेनेवर देयर इज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी विद इन अ सिस्टम, तो वहाँ पे हम सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सुपरपोजिशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है, सुपरपोजिशन बेसिकली ये होता है कि जी जिसमें कि हम मुख्तलिफ सोर्सेज को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं कि जी हम बाकी सारी सोर्सेज को अस्यूम करेंगे जी वो इस वक्त उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उनका इफेक्ट जीरो है, और मैं सिर्फ एक ही सोर्स को देख रहा हूँ एट अ टाइम, और उसकी वजह से मैं एक इफेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। और इसी तरह 1/1 मैं सारी सोर्सेज का इफेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, और एंड पे मैं कहता हूँ कि जी जो नेट इफेक्ट है इन सारी सोर्सेज का वो सिंपली इन सब इंडिविजुअल इफेक्ट्स का सम है। दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन लेमैन टर्म्स, ठीक है। तो जिसमें सर्किट्स में जब आपने उसको अप्लाई किया था तो आपने देखा था कि जी हम अगर 3 सोर्सेज हैं तो पहले एक सोर्स की वजह से आप कैलकुलेट करते थे किसी जगह पे करंट, फिर दूसरी सोर्स को की वजह से और बाकी दोनों सोर्सेज को जीरो करके, और फिर इसी तरह तीसरी सोर्स की वजह से आप कैलकुलेट करते थे, और एंड पे जो रिजल्ट होता था वो जो नेट करंट होती थी दैट इज द सम ऑफ ऑल 3 करंट्स, जो आपने पहले 3 स्टेप्स में आंसर दिया। सो द सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज वेल, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जी अगर आपके पास एक चार्ज है तो उसकी वजह से मुझे पता है कि उसकी फील्ड इस तरीके से है। अब लेट से कि एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से एक अपनी फील्ड है, ठीक है, जिसको आप सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों की वजह से जो फील्ड क्या होगी, वो इन दोनों फील्ड को सिंपली आप ऐड कर दें, ठीक है। अब लेट से इस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हैं कि जी इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास नेट फील्ड कितनी है, तो आप देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड थी, फिर आप इसी पॉइंट पे दूसरे चार्ज की वजह से देखेंगे कितनी फील्ड थी। उन दोनों को आप, क्योंकि इस केस में ये वेक्टर है तो यू विल हैव टू डू द वेक्टर एडिशन, तो उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका आएगा वो बेसिकली वो बता रहा होगा कि जी इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी। तो सो दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज हियर एज वेल। तो इसी तरह अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उन दोनों का जो वो सम है वो बेसिकली आपको बताएगा कि जी जो ओवरऑल जो नई फील्ड है उसकी डायरेक्शन और उसकी वो क्या होगी। तो इस वजह से शायद आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जी जब आपका डाइपोल होता है तो डाइपोल के केस में हमारी फील्ड लाइंस इस तरीके से होती हैं, राइट। तो पॉजिटिव से शुरू हो रही होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो रही होती हैं, इस तरीके से आपका जो है ना फील्ड। तो और वो सिंपली क्या है, ये जो एक डाइपोल की रिजल्टेंट फील्ड है वो इन दोनों की फील्ड्स का सम है, ठीक है। जब आप इन दोनों की फील्ड्स की इंडिविजुअल फील्ड्स को लेके उसको इकट्ठा कर देते हो, उसको सम कर देते हो, तो उसके बाद आपके पास ये रिजल्टेंट फील्ड आ जाती है। सो उससे यू कैन सी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उससे आप बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द फील्ड्स फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें कि ज़रूरी नहीं मतलब जिसमें आपके पास इस तरह पोलैरिटी नहीं होती, बाइपोलर नहीं होती। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसकी वजह से होती है, वो आपके मास की वजह से होती है। जहाँ कहीं भी मास होगा तो उसके गिर्द एक फोर्स फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसे कि हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट। तो अर्थ चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि जी उस वो अपने मास की वजह से अपने गिर्द एक
एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। उसको भी इसी तरह वेक्टर लाइंस की फोर्स मतलब वेक्टर फोर्स लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस केस में आपको पता है कि जी वो जो फील्ड लाइंस हैं दे आर बेसिकली डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो टुवर्ड्स द मैस होती है, अप्लाई होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव एन एग्जांपल जिसमें कि आपकी जो वो बेसिकली कोई ऐसा मैस नहीं है जो कि रिपेल कर रहा हो, राइट। जो हम कहते हैं कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसका यही मकसद है, उसका यही मतलब है कि जो आपकी मैस होती है उसकी कोई पोलैरिटी नहीं है। मैस ये नहीं है कि जी मेरे पास पॉजिटिव मैस है नेगेटिव मैस है। इनफैक्ट अगर आपका नेगेटिव मैस हाइपोथेटिकली आप अज्यूम कर लें तो उससे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो है ना वो दुनिया में पैदा हो जाएंगी। लेट्स से कि उसमें फिर टाइम पॉजिटिव भी पॉसिबल होगा, नेगेटिव भी पॉसिबल हो जाएगा, पास्ट और फ्यूचर आपस में बदल जाएंगे और पता नहीं, यानी कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग फील्ड जिसके ऊपर आप अपने तौर पे इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि इन अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड इफ द मैस कैन बी नेगेटिव तो उसके क्या क्या जो है ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारी फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर। तो इस वजह से जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें वो जो है वो हमारी यूनिपोलर फील्ड है, जिसमें कि सिर्फ आपका जो मैस होता है वो हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है। और उस केस में क्या लें कि यू हैव ओनली द सिंक रादर देन द सोर्स इफ यू वांट टू कॉल इट दैट। ओके, आई थिंक यहाँ पे इस स्लाइड में तो यही था। Okay, so let's look at some discussion questions so that you can basically check your concepts कि आपकी कितनी understanding जो है ना इसकी divergence के concept की develop हुई है। So which of the following fields has a non-zero divergence? ठीक है, इन दोनों में से कौन सी fields ऐसी हैं जिनकी जो divergence है वो के non-zero है। A uniform electric field between two parallel plates, तो लेट्स से कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और नीचे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। उसके अंदर आपको पता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेट्स से कि वी निगलेक्ट द फ्रिंजिंग फील्ड एट द एजेस। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मैं अज्यूम कर लेता हूँ इस रीजन के अंदर आपके ख्याल में इसकी डाइवर्जेंस कितनी होगी कि वुड देयर बी जीरो डाइवर्जेंस और नॉन जीरो डाइवर्जेंस? सर जीरो होगी। जीरो होगी एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं वो उससे निकल रही हैं, क्योंकि हम इसके ये प्लेट्स की अंदर वाली क्या रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सोर्सेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे बेसिकली यू विल हैव अ जीरो डाइवर्जेंस। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है किसी प्लैनेट की, उस केस में हमने देखा था कि जी दैट्स अ नॉन जीरो, क्योंकि उसके ऊपर बेसिकली आप फील्ड लाइन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो है वो आगे एंड हो रही हैं, तो उसके ऊपर आपकी नॉन जीरो डाइवर्जेंस होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल यू कैन इमेजिन कि जी जो आपका सिंक होता है, ठीक है, जो वॉश बेसिन होता है उसके अंदर उसमें जो सिंक जो ड्रेन है जिस जगह पे आपका लगा हुआ बेसिन के अंदर, तो अगर उसको आप भरते हैं और फिर आप सिंक को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो वाटर है बड़ी तेज़ी से उस ड्रेन के अंदर फ्लो करता है, बेसिकली वो सर्कुलेट करके और उसके अंदर से फ्लो करके उससे आउट हो रहा है। तो वहाँ पे इफ़ यू इमेजिन तो वहाँ पे ऑल्सो वी हैव अ नॉन जीरो डाइवर्जेंस, क्योंकि सिंक वाला जो पॉइंट के ऊपर आपके पास एक देयर इज अ नेट इनवर्ड फ्लक्स, बाहर से उसके अंदर वाटर आ रहा है लेकिन उसके अंदर जाके वो गायब हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स, so you have a net, in fact you have a negative divergence at that point which is you can say कि जी indicating the presence of a sink at that point, कि अगर आप वाटर की करंट्स को आप इस तरह वो रिप्रेजेंट कर लें तो वो बेसिकली वहाँ पे जाके एंड हो रही है। ओके, अब जी उस ड्रेन के अराउंड अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें तो उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हर पॉइंट पे फील्ड, हर पॉइंट पे फील्ड क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अच्छा, इसमें यहाँ पे हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि वो सिंक जो है ना, सिंक के ऊपर हम ये नहीं, उसके नीचे वाला जो पाइप है कि जी उसको हम नहीं अस्यूम कर रहे हैं, हम सिंपली ऊपर सिंक के ऊपर हम कह रहे हैं कि जो उस पॉइंट पे जाके जाके बेसिकली जो हमारी फील्ड है वो गायब हो रही है, या जो हमारा वाटर है वो गायब हो रहा है। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से इमेजिन करें, आप ये ना करें कि जी आप विजुअलाइज करें कि जी वो सिंक से तो नीचे पाइप में जा रहा है, तो देयर इज मतलब उसमें कोई नेट आउटवर्ड फ्लक्स नहीं है, बल्कि हम सिर्फ सिंक को कंसिडर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एट दैट पॉइंट बेसिकली द वाटर इज एक्चुअली डिसअपियरिंग। तो अगर आप वहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी डाइवर्जेंस, तो देयर इज अ नेट नेगेटिव डाइवर्जेंस ओवर देयर। सर मैं ये ओके, कह रहा था कि जिस तरह से ड्रेन हमारा सर्कुलर है, तो उस सर्कल जी की जी। सर्कमफेरेंस के ऊपर हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस सेम। नहीं, यहाँ पे बेसिकली विल सी के जी जब हम इस डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को ना कह लें कि अभी तक आप ये अस्यूम करें कि हम एक पॉइंट पे डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब पॉइंट क्वांटिटी। लेकिन आप इसको ऑफ कोर्स यू विल सी के जी जब आप ऐसे कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ लार्जर सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस, और आप उन्हें उसके अंदर से देखना है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, जो कि गॉसेस लॉ में हम करते हैं। रिमेंबर उसमें कि हम एक क्लोज सरफेस ज्यूम करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं कि जी, और कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ क्लोज सरफेस, कह लें कि उसका अगर आप सम कर लें तो दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज विद इन दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, तो वो बेसिकली हम देखेंगे कि इधर डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट से ही वो गॉसेस लॉ जो है वो निकल रहा है। लेकिन वो तब होगा जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको बड़े स्केल पे लेके जाएंगे। फॉर द मोमेंट अज्यूम कीजिए हम एक फील्ड के अंदर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, रेदर देन के आप उसको अज्यूम करें कि अच्छा वो पूरे सर्कल के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली जो सिंक जिसकी हम बात करें कि जी आपकी डाइवर्जेंस जो है वो नॉन जीरो होगी, वो एट द पॉइंट ऑफ द सिंक है। और वो जो सिंक होल है, यू कैन थिंक ऑफ इट कि जी दैट्स अ सिंगल पॉइंट। ओके सर। Okay, so now that we have some idea of the physical significance of the divergence, we can move on to how to calculate the divergence. ठीक है, जो डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिकली उसको हम कैलकुलेट करते हैं by calculating the dot product of the del operator with the vector field। ठीक है, अच्छा, इस केस में कह लें कि जो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, यू विल सी के जो उस केस में इसमें जो डेल ऑपरेटर है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं, बाद में जब हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देखेंगे तो उसमें हम उसका एक पूरा टेबल देखेंगे, उसमें फार्मूलाज वगैरह देखेंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स स्टिक विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें ये है कि जी जो आपने देखा था कि हमने जो डेल का जो रिलेशन है वो तो पीछे देखा थे। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, क्योंकि ये भी हमने कहा था कि एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो कई दफ़ा कई बुक्स इसको जो है ना इस तरह वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, ऊपर छोटा सा वेक्टर का सिंबल शो करती हैं। तो मतलब उसकी कि इट हैज़ इट्स ओन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट। तो यू कैन से कि जी जब व्हेन वी कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, हालांकि कह लें कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, राइट। और ये जो आपका डेल ऑपरेटर है, इट्स नॉट अ वेक्टर, ठीक है, इट्स एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मतलब कई लोग इस चीज़ पे एतराज़ भी करते हैं जब आप ये कहते हैं कि जी इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द डेल ऑपरेटर एंड द वेक्टर फील्ड। ठीक है ना, तो वो कहते हैं भाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो तो दो वेक्टर्स के दरमियान है, और जो डेल है वो एक ऑपरेटर है, वो वेक्टर नहीं है। तो effectively this is not a dot product, and in fact you should say कि जी it's a new operation in itself, and you can say कि जी ये basically उसकी divergence है, और ये divergence का formula है, rather than के saying कि जी ये dot product है del का और a का। ठीक है, तो मतलब ये एक कह लें कि सुब्लाइम पॉइंट है, एक बड़ा कह लें कि नाजुक सा पॉइंट है, उसकी कैलकुलेशंस में इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। कई लोग कहते हैं कि जी नहीं, इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए कि जी
डेल डॉट ए, बल्कि इनफैक्ट उसको डाइवर्जेंस ऑफ ए कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ न्यू ऑपरेशन इन इटसेल्फ रादर देन बीइंग अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू, क्योंकि जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, और यहाँ पे डेल तो वेक्टर है ही नहीं, तो हम टेक्निकली स्पीकिंग वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपकी बुक के अंदर भी मेंशन्ड है, लेकिन ये कि मैंने कहते हैं आपको बता दूं। तो बेसिकली दिस इज द फार्मूला ऑफ द डाइवर्जेंस, ठीक है, जिसमें यू कैन सी के जी आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ए एक्स का, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ए वाई का, और पार्शियल डेरिवेटिव ए जी का। लेकिन यहाँ पे अनलाइक ग्रेडियंट जिसमें ये वाला जो कंपोनेंट था ये आप एक्स कंपोनेंट बन जाता था, ये वाली चीज़ आपकी वाई कंपोनेंट बन जाती थी, ये वाली चीज़ आपकी जेड कंपोनेंट बन जाती थी, बल्कि यहाँ पे ये तीनों लेके तीनों जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके आपने सबको ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है, तो ऑफ कोर्स आपके पास एक स्केलर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो डाइवर्जेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी अ स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी विद नो डायरेक्शन, नो कंपोनेंट्स और नो डायरेक्शन, and it will basically give us the net outward. So this function is basically you can say कि आप इसका प्लॉट कर सकते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी का प्लॉट कर सकते हैं, और ये हर पॉइंट पे हमें ये बता रहा होगा कि इस पॉइंट पे इसकी जो नेट आउटपुट फ्लक्स है वो क्या होगा इस फंक्शन का, इस वेक्टर फंक्शन का, इस वेक्टर फील्ड का जिसका के डाइवर्जेंस हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो हमारे पास लेट्स से कि ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, जिसका ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जी कंपोनेंट है, तो इसका वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फील्ड फंक्शन। तो इसका अगर मैं डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता हूँ तो ठीक है, पहले मुझे ये ए एक्स है, राइट, दिस थिंग इज ए एक्स, दिस थिंग इज ए वाई एंड दिस थिंग इज ए जी। तो मुझे ए एक्स जो है इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एज पर फॉर्मूला पीछे जो मैं देख के आया हूँ। तो 3x प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ क्या होगा, सिंपली 3 आ जाएगा। इसी तरह ये ए वाई है, इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के साथ, तो इसका जो है ये चूँकि इसके अंदर y है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z के साथ, तो बेसिकली 2xz आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई 3 + 2xz विच इज़ अ स्केलर फंक्शन। रिमेंबर इसके अंदर कोई यूनिट वेक्टर्स नहीं आ रहे, x यूनिट वेक्टर या y यूनिट वेक्टर, तो दिस इज अ स्केलर फंक्शन, और ये बेसिकली डाइवर्जेंस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है कि जी। अब इसमें इसके अंदर अगर आप x और y और z की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो यू कैन सी कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ y, ये y के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसमें जब आप x और z की लेट से वैल्यू पुट इन करेंगे तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो बेसिकली आपको डाइवर्जेंस की वैल्यू दे देगा। Okay, so now let's move on to the third vector calculus operation, and that is basically the curl of a vector field, ठीक है। तो कर्ल बेसिकली इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। कर्ल क्या होता है कि ये इट्स बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ अ वेक्टर फील्ड टू हैव रोटेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जैसे कि मेरा ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस जो थे पॉइंट क्वांटिटीज थी, इसी तरह मेरी कर्ल जो है वो भी एक पॉइंट क्वांटिटी है। तो जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो यू कैन डिफाइन इट एट ईच पॉइंट इन स्पेस, और आप कहते हैं कि जी मेरी फील्ड के अंदर किसी स्पेस के ऊपर इफ आई हैव अ कर्ल, तो वो बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस फील्ड ओवर हियर, यू कैन सी कि इट्स काइंड ऑफ ये जो फील्ड है एक वोर्टेक्स बना रही है, ठीक है, वोर्टेक्स जिसमें कि जैसे कि अभी हमने सिंक की एग्जांपल ली जिसमें जब पानी जाता है तो देयर इज अ वोर्टेक्स दैट इज फॉर्म्ड। तो लेट्स से कि ये उसी की लेट्स से आप एग्जांपल ले लें, तो उसमें जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, तो ये जो फील्ड है यू कैन से कि दिस इज द फील्ड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर्स इन अ सिंक। तो इसमें यह है कि ये मुख्तलिफ ये जो वेक्टर्स हैं ये मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें इफ़ यू विल पुट फॉर एग्जांपल लेट्स से सेंटर के ऊपर आपने एक छोटा सी एक बार जो है उसको रख दिया, तो यू नो कि जी इसमें यहाँ पे जो है ना वेक्टर्स जो है इसको यहाँ पे पुश कर रहे हैं, इधर से वेक्टर्स इसको नीचे पुश कर रहे हैं, तो दिस बार विल स्टार्ट रोटेटिंग।
तो ये जो फील्ड है इस विल प्रोड्यूस अ नेट रोटेशन और अ नेट सर्कुलेशन एट दैट पॉइंट, जो कि इस फील्ड के सेंटर के अंदर पॉइंट है, ठीक है। तो इट मीन्स के जी दिस फील्ड हैज अ नेट कर्ल, ठीक है। कर्ल क्या चीज़ है, इस चीज़ को मैं ये कह दिया कि जी व्हाट इज द नेट सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विदिन अ वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे विल सी के जी एट दिस पॉइंट द फील्ड हैज अ फॉर एग्जांपल अ कर्ल। और चूंकि आपको पता है कि ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो कि एक नेट रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी तरह कर्ल जो है ये भी बेसिकली एक वेक्टर, जिस तरह कह लें कि टॉर्क को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसी तरह जो कर्ल है इसको भी हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं विद द वेक्टर lying in the perpendicular to the plane of the field। जो भी फील्ड है उसके परपेंडिकुलर लाई कर रहा होता है, तो या वो उसके अपर डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे टॉर्क होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग दिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, कि क्या वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। तो उसको बेसिकली जो कर्ल का जो वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो उसकी कर्ल का मैग्नीट्यूड है वो कि उसकी जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कितना स्ट्रांग है, कितनी तेज वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, वो कर्ल मतलब उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कर्ल का मतलब ये है कि जी जो आपकी रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, और अगर नेगेटिव कर्ल है तो उसका मतलब ये है कि जी आपकी जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है एट दैट पॉइंट दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इट्स द सेम, इसकी जो नोटेशन है वही है जो राइट हैंड रूल से बेसिकली हम टॉर्क के केस में अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव टॉर्क का मतलब ये होता है कि जी आपकी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, और नेगेटिव टॉर्क का मतलब होता है कि जी उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है। सो होपफुली दिस इज क्लियर कि ठीक है, जो डाइवर्जेंस के केस में किसी भी पॉइंट पे जो डाइवर्जेंस थी वो हमें उस पर नेट आउटपुट फ्लक्स बता रही थी कि यहाँ से मेरी फील्ड लाइंस क्या फूट रही हैं या क्या वहाँ पे डाई आउट हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं। ग्रेडियंट जो था वो किसी भी पॉइंट पे मुझे बताता था कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में और कितना है, ठीक है। और जो कर्ल है ये मुझे बता रही है किसी भी पॉइंट पे क्या फील्ड की वजह से कोई रोटेशनल इफेक्ट है, देयर इज अ टेंडेंसी टू रोटेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो इसमें यह है कि वॉर्टेक्स के सेंटर में अगर आप कोई चीज़ रख देते हैं तो इट विल स्पिन, दिस मींस दैट द कर्ल एट द सेंटर ऑफ द फील्ड इज नॉन जीरो। अच्छा, लेट्स लुक एट दीज थ्री फील्ड एंड ट्राई टू वही जो हमने कर्ल का कॉन्सेप्ट वही पिछली स्लाइड्स में देखा है उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जी हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं, तीन पॉइंट्स की। तो विच ऑफ द पॉइंट्स हैव द लार्जेस्ट कर्ल, ठीक है, कहाँ पे जो है ना कर्ल आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये पहली वाली तो वही एग्जांपल है जो पीछे हम देखा है, जिसमें कि हमने यहाँ पे लेट से कि कुछ चीज़ पुट की थी। तो वी सॉ कि जी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वेलोसिटी, लेट से कि दिस इज अ वेलोसिटी की फील्ड है, तो यहाँ पे वेक्टर इस डायरेक्शन में थे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में थे, जिसकी वजह से एक रोटेशनल इफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे बेसिकली लेट्स से मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एजेस के ऊपर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ना एक रोटेशनल इफेक्ट होगा, लेकिन प्रॉबेबली ये जो इसकी दोनों साइड पे जो वेक्टर्स हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपने देखा था कि ये वेक्टर्स बिल्कुल इस डायरेक्शन में थे, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में, तो इसमें मैक्सिमम एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन वेक्टर्स की डायरेक्शन देखें तो इनका एक कंपोनेंट इस वाले वेक्टर्स के अलोंग है। तो इस वजह से यहाँ पे जो रोटेशनल इफेक्ट होगा, जो यहाँ पे कर्ल प्रोड्यूस होगी, उसका मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल में यहाँ की जो कर्ल है उससे कम होगा, ठीक है। जो सेंटर में यहाँ पे जो आपके पास कर्ल है दैट हैज द लार्जर मैग्नीट्यूड, बिकॉज यहाँ पे जो रोटेशनल इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रोटेशनल इफेक्ट। ऑल्दो यहाँ पे भी एक रोटेशनल इफेक्ट होगा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे आप कुछ चीज़ पुट करते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे छोटी सी एक चीज़, तो इसमें यहाँ पे ये वाले जो वेक्टर्स हैं इस डायरेक्शन में, ये वाले वेक्टर्स इस डायरेक्शन में, तो देयर विल बी अ रोटेशन बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द एट पॉइंट ए।
व्हाट अबाउट सी? सी के केस में अगर यहाँ पे आपको चीज पुट करते हैं तो यहाँ पे यू विल सी के जी देयर वोंट बी एनी रोटेशन एट ऑल, क्योंकि जो इस साइड पे जो वेक्टर है उतने ही बेसिकली इस पे वेक्टर यहाँ पे एक्ट करें। तो ये कहना है कि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा कि ये इस पॉइंट से ये इधर इस डायरेक्शन में ये बार आगे को मूव करेगी, लेकिन उसके अंदर कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि जो मेरी कर्ल है वो सिंपली इसको मेजर कर रही है कि विल देयर बी अ रोटेशन एट दैट पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरी जो कर्ल है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में द कर्ल इज जीरो, और इस केस द कर्ल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। So let's say that this is 1, this is 2, and this is 3. So the curl is strongest, this is less strong, and यहाँ पे बिल्कुल ही zero हो जाता है। So again, please keep in mind कि जो curl है, it's the measure of the rotation. It's not कि जी वो उसके ऊपर कोई force apply हो रही है या उसके ऊपर you can have a net force that is being applied, but is there a rotation? क्या उस point पे अगर आप कोई चीज रखेंगे तो क्या वो घूमेगी या नहीं घूमेगी? और अगर वो if there is a net rotation then there is a curl, otherwise the curl is zero. अच्छा, कर्ल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसकी कैलकुलेशन भी ऐसे इसको इजीली याद कर सकते हैं इस फार्मूला को कि जी बेसिकली आप डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे होते हैं उस वेक्टर फील्ड के साथ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पीछे हमने देख के आए हैं कि जी वो बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन 3 डायमेंशनल। बेसिकली आप डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि आप ऊपर लेट से आपकी पहली रो में आपके यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जी, नीचे जो आपका ऑपरेटर था उसके कंपोनेंट आ गए पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ये यहाँ पे ये सारे जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल बाय पार्शियल सी, और नीचे वो वेक्टर जिसके साथ के आप उसकी कर्ल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके कंपोनेंट्स आ गए ए एक्स ए वाई ए जी, और फिर अगर आप उसके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो दैट वुड बी अ वेक्टर एंड दैट वुड रिप्रेजेंट द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। तो अगेन यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि जी इसमें के जो है कि जी क्या इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी बाय डेफिनेशन जो है दो वेक्टर्स के दरमियान होता है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेक्टर है। तो मतलब इसमें जो कह लें कि ज़्यादा करेक्ट मैथमेटिकली करेक्ट जो व्यू है वो ये है कि जी दिस इज बेसिकली द कर्ल ऑपरेशन रेदर देन द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन रेदर देन अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द कर्ल, ठीक है। तो इसमें लेट्स से कि मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यू कैन सी कि जी दिस इट हैज ओनली, इसमें हमने अस्यूम किया कि जी इट्स 2D वेक्टर फील्ड, तो उसका z कंपोनेंट 0 है, ठीक है, ताकि हम उसको ग्राफ कर सकें एक 2D प्लेन के अंदर। तो इसका जो प्लॉट है वो आपको इधर नीचे नजर आ रहा है। तो यू कैन सी कि जी इट हैज अ नेट रोटेशन, तो इट हैज अ सर्कुलेशन अबाउट दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो लेट्स कैलकुलेट इट्स रोटेशन। तो उसका कर्ल फाइंड करने का मुझे तरीका आता है, ठीक है। वो इस तरीके से, इस केस में यू कैन सी कि जी मेरा ए जेड 0 है क्योंकि इसका जेड कंपोनेंट नहीं है, तो वहाँ पे उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया है। ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू -y है, ठीक है, ये यहाँ पे -y आ गया, और ए वाई की वैल्यू x है तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो जब आपने इसको फार्मूला अप्लाई किया तो इसमें सिर्फ उसका जो z कंपोनेंट है वो नॉन जीरो होगा, जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है यू विल सी के जी वो बेसिकली दे विल बी जीरो, ठीक है। वो किस लिए जीरो होंगे, एक तो ये है कि इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जब हम उसके ऊपर लेट्स से कि ए एक्स जो है, जब इसके ऊपर पार्शियल बाय पार्शियल z हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए एक्स जो है वो z का फंक्शन ही नहीं है, यू कैन सी वो सिर्फ y का फंक्शन है। तो इसका मतलब है पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ ए एक्स विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x कंपोनेंट पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह y कंपोनेंट को आप देखेंगे कि जी उसमें भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि पार्शियल ए एक्स बाय पार्शियल z 0 है तो वो चीज़ भी 0 हो जाएगी, इसलिए सिर्फ ये नॉन जीरो कंपोनेंट विच इज़ द z कंपोनेंट। सो इन दिस केस यू कैन सी कि जो मेरे कर्ल का वेक्टर है वो किस पे, पॉजिटिव z के अलावा पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 2 है। तो इन दिस केस फॉर एग्जांपल जो कर्ल आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ x एंड y।
तो यहाँ पे जिस मर्जी पॉइंट पे आप कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 2 होगा और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव जी के अलोंग है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें के जो नेट रोटेशनल इफेक्ट है वो किस सेम है, यानी अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ रख देते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ रख देते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ रख देते हैं, तो उस पर जो नेट रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है एट एनी पॉइंट इज द सेम बिकॉज योर कर्ल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द फील्ड्स वी हैव। और उसमें जो रोटेशनल इफेक्ट है वो क्या है, you can see कि that rotation is the counter clockwise rotation, therewise we have the positive curl। अगर वो clockwise rotation होती है तो फिर हमारे पास एक नेगेटिव रिजल्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी फील्ड इस तरीके से हो, यानी फील्ड आपकी सर्कुलेटिंग फील्ड हो या जिस तरह सर्कल्स बना रही हो, तो उसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि उसमें उस इट विल हैव अ नॉन जीरो कर्ल, या इन अदर वर्ड उसका ये मतलब नहीं है कि वो लाजमी जो है ना वो एक रोटेशन प्रोड्यूस करेगी एट ईच पॉइंट, ठीक है। और उसकी बड़ी अच्छी जो एग्जांपल है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। आपको पता है कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इस रिलेशनशिप से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दिस इज एम्पियर्स लॉ। magnetic flux density is equal to mu I by 2 pi r, and the magnetic field at each point is along the tangent to that सर्कल, जो कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल्स बना रही है उसका जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का वो हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग है। और हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे आएगी, लेकिन ये सिंपली फाई के रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज along the tangent at each point on this circle and the magnetic field lines they form the circle। तो यहाँ पे अब आपको ये लग रहा है कि जी आप वी हैव अ सर्कुलेटिंग फील्ड, राइट। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह सर्कल्स बना रही है अराउंड द कंडक्टर। तो यू वुड एक्सपेक्ट कि जी यू विल हैव अ कर्ल इन दिस फील्ड। अगर आपके पास इस तरह की एक फील्ड है तो आप इस पॉइंट पे अगर कोई चीज़ आप रखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ रोटेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसका कर्ल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट अगली स्लाइड्स में हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, तो जो इसका कर्ल है डेल क्रॉस बी दैट कम्स आउट टू 0, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव कि अच्छा इसका कर्ल 0 क्यों है इस फील्ड का। तो इनफैक्ट दैट इज़ बिकॉज यू कैन सी कि जी ये जो मैग्नीट्यूड है इस फील्ड का दैट डिपेंड्स अपॉन 1/r। आर क्या चीज़ है, आर बेसिकली ये डिस्टेंस है इस उस पॉइंट का इस कंडक्टर से, उस कंडक्टर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है। और जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर होते जाते हैं आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उससे थोड़ी सी वीक है इस रिलेशन के हिसाब से 1/r के साथ। तो यहाँ पे फिर लेट्स से कि अगर आपके पास ये इस तरीके से एक फील्ड थी, ठीक है, जो कि इस तरह आपकी फील्ड लाइंस हैं, बी फील्ड लाइन, तो इसमें अगर कोई चीज़ आप रखते हैं, लेट्स से कि आप इसी तरह एक बार यहाँ पे रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से हम यहाँ पे पहले कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स इसको लग रही है वो इस फोर्स से ये वाली फोर्स स्ट्रॉन्गर है और ये वाली फोर्स जो है वो वीकर है थोड़ी सी क्योंकि इस पॉइंट का आर ज़्यादा है इस पॉइंट से। तो क्या होना था कि ऑल्दो के जी ये जो इसकी डायरेक्शन है इन वेक्टर्स की वो इसको में इसको घुमाने की कोशिश करनी थी। अगर ये दोनों सेम होती तो क्योंकि बाद में इनकी डायरेक्शन आगे आगे जाके चेंज होती जा रही है तो ये बेसिकली इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है इट विल अपोज दिस रोटेशन इफेक्ट। अच्छा ये ठीक है, फिर आप रुक जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छा ये जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म जो फील्ड है बेसिकली दिस अपोजेस दिस रोटेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस यू डोंट हैव द, उसमें फिर ये है कि ये जो आपकी जो बार है ये इसका कोई सर्कुलेटरी मोशन नहीं होगा, बल्कि ये जब आगे जाएगी तो ऐसी रहेगी, ऐसे
यहाँ पे इसी तरह जब आगे मूव करेगी तो ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है। तो देयर इज नो circulatory motion, there is no circular tendency at any point within this field, and because of that your field is the curl of this field is 0, ठीक है। तो although this is counterintuitive but you can see कि it is possible, जरूरी नहीं है कि आपकी फील्ड अगर it is making circles, ठीक है, अगर वो इस तरीके से है तो इसका लाजमी मतलब नहीं है कि there should be a curl. In fact you can have the strength of the field vary in such a way कि जी there is no net rotatory effect produced at any point विद इन द फील्ड। तो इसमें ये है कि आपकी ये जो फील्ड है ये इसकी कर्ल 0 एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर में जहाँ पे करंट का कंडक्टर लाई कर रहा है वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे उसकी वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो कर्ल है वो 0 है। Okay, so let's move on to the last vector operator and that's the Laplacian operation, ठीक है। तो लेप्लासियन को मैंने कहा था कि जी बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ अ कंपोजिट ऑपरेटर जिसमें कि बेसिकली दो तरह के ऑपरेशंस आप कर रहे होते हैं, जिसमें ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस है फॉर एग्जांपल। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये कि लेप्लासियन ऑपरेटर जो है ये दोनों ये स्केलर फील्ड्स पे भी अप्लाई होता है और ये वेक्टर फील्ड्स पे भी अप्लाई होता है। So this is if it applies on a scalar field it's called scalar Laplacian, and if it applies on a vector field then it's called a vector Laplacian, ठीक है। तो जो स्केलर लेप्लासियन है वो क्या है बेसिकली, वो ये है कि जी आप स्केलर फील्ड का पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर लेप्लासियन। तो उसमें सिंपली क्या होगा कि जी आपके पास बजाय सिंगल डेरिवेटिव के जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस इज पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है ये सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी, और फिर उनको ऐड कर लें तो वो आपकी लेप्लासियन ऑफ दैट स्केलर फील्ड बन जाएगा, ठीक है। और स्केलर लेप्लासियन किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, वो बेसिकली if the Laplacian of a scalar field is 0, if this quantity is 0, तो ये बता रहा है कि जी the system is in equilibrium, ठीक है। ये वो एक स्टडी स्टेट में पहुंच गया और अब ये है कि अब उसमें कोई फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो टाइम के साथ उसकी जो चेंज है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो देयर इज़ नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ दिस Laplacian इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन विल सी कि जी we'll use this जब हम Laplacian to calculate the wave equation from the Maxwell's equation. इसी तरह जो वेक्टर Laplacian है, वेक्टर Laplacian में क्या होता है कि जी आप उस वेक्टर का ले रहे हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वेक्टर का जो है ना वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यू कैन सी कि जी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो ये अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करें। दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इट कैन बी मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप सेकेंड ऑर्डर तो बेसिकली जो वेक्टर लेप्लासियन इटसेल्फ इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्केलर लेप्लासियन, ठीक है। तो एंड दिस इज फॉर एग्जांपल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कि जी आप पहले इसका एक्स कंपोनेंट ले लें जो आपकी वेक्टर फील्ड थी, क्योंकि अब एक्स कंपोनेंट इटसेल्फ इज अ स्केलर, तो उसका आप स्केलर लेप्लासियन कैलकुलेट कर लें ऊपर वाले तरीके से जो भी हमने देखे हैं, ठीक है। और वो जो आपने लेप्लासियन कैलकुलेट कर लिया वो इस वेक्टर लेप्लासियन का एक्स कंपोनेंट है। फिर इसी तरह आप उसका y कंपोनेंट ले लें इस वेक्टर फील्ड का विच इज़ इटसेल्फ अ स्केलर, तो उसका आप लेप्लासियन ले लें सेपरेट स्केलर लेप्लासियन, और फिर उसको एज अ y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लेप्लासियन, और इसी तरह आप उसका z कंपोनेंट ले लें, ठीक है। तो यू कैन सी कि दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इवन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जबकि जो सिलिंड्रिकल और जो स्फेरिकल है उसमें तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड इनफैक्ट देयर वी एक्चुअली यूज दिस वेक्टर आइडेंटिटी, एक वेक्टर आइडेंटिटी है that equates the vector Laplacian with this, ठीक है। तो जनरली हम ये वाली यूज करते हैं इक्वेशन
टू कैलकुलेट, मतलब इसको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं वेक्टर लेप्लासियन को, कि जी पहले उसके ये ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका कर्ल ऑफ द कर्ल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके बेसिकली दैट इज इक्वल टू दी वेक्टर लेप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ठीक है। क्योंकि या फिर ये है कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपकी वेक्टर फील्ड है तो फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यू विल सी कि जी इसकी एप्लीकेशन हमारे जहाँ तक ये वाला कोर्स है तो इसमें इसकी एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, प्रॉबेबली शायद हम लोग इसको एक जगह पे देखें, शायद इसको ना देखें, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जी यू हैव टू टाइप्स ऑफ लेप्लासियन ऑपरेशंस, ठीक है। तो इट कैन ऑपरेट बोथ ऑन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर के ऊपर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सिंपली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी उनको सिंपली ऐड कर देना है। लेकिन वेक्टर लेप्लासियन जो है दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू हैव टू कीप इन, आपने सारे एक्स कंपोनेंट्स वाई कंपोनेंट्स जी कंपोनेंट्स को देखना है। और फिर उसका ये है कि उसके अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके पास ये तरीका है, यानी कि आप हर कंपोनेंट का स्केलर लेप्लासियन लेके और उससे आप अपना वेक्टर लेप्लासियन का बना लें, वेक्टर बना लें, या फिर यह है कि आप ये आइडेंटिटी यूज़ करके उससे बेसिकली, सो दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स से कि अगर आपके पास ई फील्ड जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है तो वहाँ पे आप ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते ऊपर वाला, तो वहाँ पे आपके वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करके आप वेक्टर लेप्लासियन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेक्टर लेप्लासियन की फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली इफ इट इज जीरो देन दैट मींस दैट द फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि जी यहाँ पे इसका क्या मतलब है इनकम्प्रेसिबल फील्ड की, but this is one of the properties of a vector field that we can determine from the vector Laplacian. इसमें ये है कि ये जो सारे ऑपरेशन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो इसमें आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें विजुअलाइजेशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली इस तरीके से पिक्चर स्टिल पिक्चर्स के अंदर देख के या कह लें कि इसका आप ट्रूली जो इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में आपने इसके बारे में पढ़ा या और फिर आपकी जो है इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो इसमें यू नीड टू विजुअलाइज थिंग्स, यू नीड टू प्रैक्टिस विद थिंग्स, ठीक है। तो इस वजह से आई विल हाईली हाईली इनकरेज यू टू यूज़ द टूल्स जो कि मैंने आपको बताए थे। मैटलब आप यूज़ कर सकते हैं, आपको वुलफॉर्म अल्फ़ा वाले जो रिसोर्स है उसको यूज़ करके मुख्तलिफ फंक्शंस को देखें, स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस को आप किस तरीके से प्लॉट करते हैं, उसके मुख्तलिफ प्लॉट्स देखें, उसका डाइवर्जेंस ग्रेडियंट देख के उसका प्लॉट देखें। मतलब इन चीज़ों को जो है ना प्रैक्टिस करें और इनको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो तभी जो है ना आप सही मायनों में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें देखा था हमने सरफेस प्लॉट्स देखे हैं जो कि वो अगेन वो आप कर सकते हैं। टू दी फील्ड के वेक्टर प्लॉट्स जो है वो हमने देखे हैं, ठीक है। वो वेक्टर प्लॉट्स किस तरीके से होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप मैटलैब में कर सकते हैं या पाइथन में भी कर सकते हैं अगर किसी को उसकी नो हाउ है तो बट इसको ना अपनी हैबिट बनाएं। लेट्स से कि इवन आप एग्जांपल्स भी कर रहे हैं, अपनी बुक की एग्जांपल्स कर रहे हैं या असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एक जवाब आए एक फील्ड का, आप कहते हैं यार मैं इसको विजुअलाइज करना चाहता हूँ, आप फ़ौरन उसको जाएं वुलफॉर्म के अंदर उसी फंक्शन को उसमें लिखें कि जी प्लॉट दिस और उसकी एक वेक्टर फील्ड प्लॉट करके देखें अच्छा ये किस तरीके से, तो उससे देख के भी आपको आइडिया होगा अच्छा ये कहाँ पे इसकी डाइवर्जेंस जो है वो होनी चाहिए, कहाँ पे इसकी डाइवर्जेंस जीरो होनी चाहिए, या इसकी मतलब इसका जो ओवरऑल बिहेवियर इफ देयर इज अ सर्कुलेशन प्रेजेंट और नॉट। तो इन चीज़ों को खाली उसका जो मैथमेटिकली या एनालिटिकली एक जवाब ना निकालने बल्कि उसको विजुअलाइज करके देखें। तो ये मतलब मैं आपको स्ट्रांगली इसकी रिकमेंड करूंगा और इनफैक्ट इसकी एडवाइस करूंगा कि आप ये वाली चीज़ करें, तो तभी सही मानों में आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। Okay, so we have 15 more minutes, so let's move on to the coordinate systems and let's try to finish with at least हम एक coordinate systems आज cover कर लें। Again, this is one of the major topics of this chapter, ठीक है। तो coordinate systems आपको पता है कि हमें किस लिए required होते हैं। coordinate systems we need them to express the location of a point, ठीक है। किसी भी
मतलब आपका जो पॉइंट है उसको भी चाहिए कि जी देयर इज अ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। आप कहते हैं कि जी कोई भी लोकेशन आपने बतानी है कि जी दिस लोकेशन, तो उसको आप उसके पॉइंट्स से लेट से एक्स वाई जी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उससे आप बता रहे हो, लेकिन एक्स वाई जी कहाँ से किस तरह, तो आप कहते हो कि अच्छा उस मैं 3 एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ। देयर इज एन एक्स एक्सिस, देयर इज अ वाई एक्सिस एंड देयर इज अ जी एक्सिस, और उसकी मैंने डायरेक्शंस पहले से स्पेसिफाई करना है। एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में है, जी एक्सिस इस डायरेक्शन में, और साथ ही मैंने एक ओरिजिन का पॉइंट बता दिया, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द ओरिजिन एंड द डायरेक्शन ऑफ दीज एक्सिस। ये जो है बेसिकली एक आपकी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि अच्छा इस पॉइंट से लेकर अगर मैं एक्स के अलॉन्ग मूव करता हूँ तो वो जो उसका साइज है वो बेसिकली मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर वहां से मैं वाई के अलॉन्ग मूव करता हूँ तो वो जो कितना मूव करना मुझे पड़ता है उसका साइज जो है उसके वाई कोऑर्डिनेट है। और फिर वहां से मैं जी के अलॉन्ग मूव करता हूँ तो वो कितना साइज है। और इस तरह अगर मैं ये 3 डिस्टेंसेस ट्रेवल करता हूँ तो मैं किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ विद इन दैट 3 डायमेंशनल स्पेस। तो एनी स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज 3 पॉइंट्स विद इन दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जब हम ये 3 पॉइंट्स डिफाइन करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली ये मतलब होता है कि जी हमने एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनाए हुए हैं, और रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होती हैं। एक तो ये है कि उसका जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, जहां से हमने शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि हमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि जी एक्स का मैग्नीट्यूड कितना, वाई का मैग्नीट्यूड कितना है, जेड का कितना है। और दूसरा ये कि किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। जब हम कहते हैं कि जी वहां से मैंने एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे एक्स, वाई और जी की डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई करनी है। तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हमने 3 डायमेंशनल स्पेस है तो एटलीस्ट 3 जो है ना वो हमें डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी होती है, रेफरेंस डायरेक्शंस, और जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन है जहाँ पे वो मीट कर रही है, वो हमें स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये इसको स्पेसिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, एक तो ये कि इसमें हम लोकेशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह उसके अंदर जब हम वेक्टर्स डिफाइन, कोई वेक्टर्स जो है वो भी अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो हमारी वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मोहताज होती है, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन है तो वो भी आपने बताना है किस डायरेक्शन में है। तो वो मतलब उसको इन टर्म्स ऑफ आप उसकी एक्स वाई और जी की डायरेक्शंस के इन टर्म्स में बताएंगे कि अच्छा वो उसका जो मतलब उसकी जो इस पर्टिकुलर उस एक्स की इतना हिस्सा शामिल है, वाई कंपोनेंट का इतना हिस्सा शामिल है, जी कंपोनेंट का इतना हिस्सा शामिल है, उस तीनों से मिला के आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसमें जो यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं, एक्स यूनिट वेक्टर्स, वाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर, ये मिल के आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। और एग्जैक्टली हाँ, तो बेसिकली ये जो आपकी जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ये भी मोहताज होती है किस चीज़ के कि जी आपके रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड हैं या नहीं है। तो एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो बदल जाएगी अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बदल देते हैं, और आपके जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है वो भी बदल जाएगी इफ़ यू चेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो देयर आर 3 मेजर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दैट वी यूज़, जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और जो कि हम इस कोर्स में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, देयर इज द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का भी कुछ तारुफ आप लोगों का है एटलीस्ट इन 2D फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। 2D में आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप क्या होता था कि जी आपका एक सर्कल है और सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल से जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का वो उसको हमने r से रिप्रेजेंट किया था, और x एक्सिस के हिसाब से जो उसका एंगल है उस पॉइंट का उसको आपने फाई से रिप्रेजेंट किया था। तो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स जिसमें r और फाई था वो बेसिकली इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का 2D वर्जन है, ठीक है। जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिर्फ एक प्लेन ले लेते हैं, हम कहते हैं ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और जी को निगलेक्ट कर देते हैं, तो दिस एक्स वाई दिस इज जस्ट अ 2D वर्जन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी तरह जो आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा था, यानी कि जो 2D के केस में, दैट इज सिंपली अ 2D वर्जन ऑफ अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप z को मतलब उसमें आपको रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि आप 2D क्वांटिटीज के साथ आप बेसिकली उसमें काम कर रहे होते हैं। तो अगर उसके साथ आप z भी शामिल कर लें जो कि विच इज द सेम z जो कि ऊपर मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो दैट बिकम्स द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि उसमें ये सर्कल जो है एक सिलेंडर बन जाएगा अगर आप इसको 3rd डायमेंशन एक ले आएंगे तो।
अच्छा, इसमें जो ये रेडियस का कोऑर्डिनेट है r, इसको जनरली हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको रो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस तरह। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आप लिटरेचर में या ऑनलाइन अगर आप उसको देखेंगे, उन्होंने रो फाइव, और सॉरी ये यहाँ पे फाइव है, इसको यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, रो फाइव एंड जी, ठीक है, या आर फाइव एंड जी। इसी तरह जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये है कि जी वी हैव थ्री एक्सिस, जिसमें एक रेडियल एक्सिस है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से होता है रेदर देन कि जी वो एक सिलेंडर की एक्सिस से होता है। लेकिन अगेन इसको हम देखेंगे डिटेल में, और जनरली इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्लाइड्स में इसको भी स्मॉल आर से, उसको भी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो विच इज अ लिटिल बिट मिसलीडिंग। लेकिन आपकी बुक में आप देखेंगे कि जी उसको जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का आर है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो सिलेंड्रिकल का आर है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, टू डिस्टिंग्विश के जी हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इसी तरह इसमें फाइव भी होता है, जिस तरह के ऊपर फाइव था जो एक्स एक्सिस के हिसाब से, और एक इसका थीटा एंगल होता है जो जी एक्सिस के हिसाब से होता है। तो अगेन वो उसको हम देखेंगे। तो इसमें यह है कि जी ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी एक एंगल क्वांटिटी है, ठीक है, बाकी दोनों जो है वो हमारी क्या है डिस्टेंस क्वांटिटीज हैं, आर और जी, ठीक है, क्योंकि आर और जी में हमने ये कहा था ना कि जी इस एक्सिस पे हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, एक्स वाई जी में सारी डिस्टेंस क्वांटिटीज थी, लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारी दो डिस्टेंस क्वांटिटीज हैं। आर में ये कि अच्छा हम इससे कितना मूव कर रहे हैं इस पॉइंट तक, एक डिस्टेंस है, और फिर जेड ऊपर की तरफ कितना मूव कर रहे हैं। लेकिन ये जो थीटा है वो एंगल है, फाइव जो है सॉरी ये एंगल है कि एक्स एक्सिस के साथ हम कितना एंगल मूव कर रहे हैं। और उस केस में अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फिर वो आपका एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली रिलेशनशिप देख, उससे बेसिकली आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है कि व्हेन दिस एंगल इज मल्टीप्लाइड बाय दिस आर, तो इट गिव्स अस दिस आर्क लेंथ, ठीक है, जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला। तो दिस यू हैव टू बी केयरफुल कि जी इसमें जो फाई इटसेल्फ है इट्स एंगल रादर देन द डिस्टेंस। और बल्कि स्फेरिकल में जाके आप देखेंगे कि आपके पास दो एंगल आइडेंटिटीज हैं, फाई भी एंगल है और थीटा भी एंगल है, वेयर आर इज द डिस्टेंस। बस 15 मिनट हम वेट करते हैं। ओके, सो ये तो तीन हो गए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो कि बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे। सो दीज सिस्टम्स दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। इसको ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका भी ख़ास फ़ायदा है कि जी अगर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ना, तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन इनको ऑर्थोगोनल इसलिए कहते हैं कि जो इसके जितने यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आप देखेंगे कि जो एक्स यूनिट वेक्टर था और जो वाई यूनिट वेक्टर है और जो जेड यूनिट वेक्टर है, वो सब आपस में ऑर्थोगोनल है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो वो ये इसी तरह इसमें जो आर यूनिट वेक्टर है, फाई यूनिट वेक्टर है, जेड यूनिट वेक्टर है, वो आपस में ऑर्थोगोनल है, एंड द सेम इज ट्रू फॉर दिस। सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। यू कैन हैव नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसमें बल्कि आप चाह रहे होते हैं कि आपकी जो सिंप्लीफाई हो चीज़ें, तो उसमें चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू यूज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अच्छा, हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की क्या ज़रूरत है, या मतलब कहने का मतलब है कि हम एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ अब क्यों नहीं गुजारा कर सकते? तो अगेन उसमें भी हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है उसको किसी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकें। जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसको जब मैंने मैथ्स की टर्म्स में लिखना है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनानी है, तो वो जो है वो उस प्रॉब्लम की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर वो प्रॉब्लम की ज्योमेट्री ऐसी है कि जिसके अंदर कोई सिमेट्री का पहलू है, ठीक है, तो वो जो सिमेट्री है बेसिकली वो मुझे हेल्प करती है उस प्रॉब्लम को इन सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखने के, एक्सप्रेस करने के। तो अब मसला ये कि ये जो सिमेट्री है ये कई तरह की हो सकती है। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पे देखें, तो जो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, उसकी अगर आप देखें तो उसकी जो सिमेट्री है वो एक स्फेरिकल सिमेट्री है। क्योंकि अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है एक जगह पे,
तो आपको पता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² से वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पॉइंट से जिस मर्जी डायरेक्शन में चला जाऊं, अगर मैं सिर्फ इतने ही डिस्टेंस मूव करता हूँ r के इक्वल, तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट से आप हर तरफ अगर आप चले जाएं एक फिक्स डिस्टेंस, तो आपको पता है कि वो एक स्फीयर की बाउंड्री बनाएगी, ठीक है। एक स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट है और उसमें जो स्फीयर की सरफेस है वो उस सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट लाई कर रहा है वो सब उस स्फीयर से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस पूरे स्फीयर के ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम होगी, क्योंकि इसमें मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ उस आर के ऊपर डिपेंड करेगी और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला मेरा प्रॉब्लम है ये इसकी एक स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक स्फीयर डिफाइन कर लेता हूँ तो उस इट डजेंट मैटर कि मैं उस स्फीयर के ऊपर किधर मूव कर रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम सेम रहेगा। मैं जिस मर्जी जगह पे खड़ा होकर चार्ज को देखूं, मुझे प्रॉब्लम एक जैसा नजर आएगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर जो चार्ज का इफेक्ट है वो सेम रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिमेट्री को कहते हैं, इससे स्फेरिकल सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा ना, एक्सप्रेस करूंगा एक्स वाई जी की फॉर्म में, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करता हूँ और मैं उसको कैपिटल आर की फॉर्म में लिखता हूँ, वेयर आर इज द स्फेरिकल, कह लें कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और उससे मेरा प्रॉब्लम बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। एक छोटी सी एक एक्सप्रेशन से मैं उसको फॉर्मुलेट कर सकता हूँ और वो वेरी नहीं करती जब मैं लेट्स से स्फीयर के ऊपर मूव करता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखता हूँ तो एक पॉइंट पे उसकी एक्सप्रेशन और होगी, दूसरे पॉइंट पे जाके उसकी एक्सप्रेशन और होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्स वाई और जी चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से वो उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यू कैन सी कि जी ये जो सिमेट्री है दैट होल्ड्स अ की कह लें कि प्लेस, जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं कि अच्छा उसकी सिमेट्री किस तरीके से, और वो बेसिकली डिफाइन करती है या वो डिटरमिन करती है कि आपने किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है, ठीक है। और ये जो सिमेट्री है ना, इसको कोई बड़ा मुश्किल नहीं है डिटरमिन करना, ये इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम से बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ रही होती है कि इस प्रॉब्लम की सिमेट्री क्या है। तो मतलब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि अच्छा यार इस प्रॉब्लम में मुझे कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना चाहिए। इसी तरह लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, जो कि आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यू कैन सी कि जी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि जी उस कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। आपका कंडक्टर है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। तो उस कंडक्टर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, उसके ऊपर आपकी डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यू कैन सी कि जी यहाँ पे बेसिकली इट हैज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, यानी कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है या यहाँ पे एक पॉइंट है, एक सिलेंडर की सरफेस बन रही है और उस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर जहाँ मर्जी आप हो, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सेम होगी, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर कि आप इधर हैं या नीचे हैं, आपका जो डिस्टेंस है आर वो सेम है फ्रॉम द कंडक्टर। तो इस वजह से उस पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सेम। सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज द सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो यहाँ पे द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी विल यूज विल बी द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि उसमें इसकी एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगी प्रॉब्लम की और उसका सोल्यूशन भी ऑफ कोर्स सिंपल हो जाएगा। तो इसी तरह जो लास्ट एग्जांपल है वो बेसिकली वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फील्ड की। तो लेट्स से कि वी हैव फील्ड इन बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स। तो उसके अंदर अगर आप किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो यू कैन सी कि जी इट हैज़ द कार्टेशियन सिमेट्री, ठीक है। इस पूरी की पूरी प्लेन में जो कि आपकी एक लाई कर रही है बिटवीन टू प्लेट्स, तो उसमें इस पे जो मर्जी पॉइंट हो, ठीक है, वो एक ही तरह का है, उसका डिस्टेंस इससे डी है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो इस पूरी की पूरी प्लेन में सेम होगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कार्टेशियन सिमेट्री। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वी विल यूज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो नाउ होपफुली इट इज वेरी क्लियर कि जी हमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की क्या जरूरत पेश आ जाती है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स की जो सिमेट्री है वो डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द सिमेट्री डिटरमिन्स कि जी हमें किस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो ब्रीफ होती हैं, छोटी होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं,
और उनकी जो वर्किंग है वो बिजी हो जाती है। अगर एक एक्सप्रेशन आपने लिख लिया और आपने अगर दैट से कि उसका कोई दूसरा उससे कैलकुलेट करनी है चीज़, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो ऑफ कोर्स वो जितनी सिंपल एक्सप्रेशन उसकी जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वो भी उतनी ही आसान और सिंपल होगी। तो ये वजह है कि जी हमें मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, और फिर ऑफ कोर्स हमें एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो है ना वेरी वेक्टर्स को जो है वो या मतलब उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चेंज के जो फार्मूलाज हैं वो भी आने चाहिए। कि मेरी एक लोकेशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हो सकता है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्यूशन उसका आसान हो, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मेरे लिए सिलेंड्रिकल में आसान हो। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो पॉइंट की लोकेशन है अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक वेक्टर अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था तो उसको सिलेंड्रिकल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ये इस टॉपिक का है। ये जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि जी व्हाट आर द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उनके एक्सप्रेशंस क्या क्या है, उनके यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर उनके व्हाट आर द डिफरेंट फार्मूलाज दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, क्योंकि ऑल दिस इज रिक्वायर्ड इन दिस कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर जी जी सर कर्ल में हम सर्कुलेशन और रोटेशन दोनों मेजर करते हैं। कर्ल जो होती है हमारे सर, अगर किसी सर्कुलेट कर रही है फील्ड के अंदर या रोटेट कर रही है तो वो दोनों के इफेक्ट को मेजर करेगी कर्ल। बेसिकली इट्स दी मतलब वो तो डिपेंड करता है कि आप सर्कुलेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अगर तो सर्कुलेशन से आपका ये मतलब है कि फील्ड के अंदर सर्कुलेशन है, फील्ड के अंदर सर्कुलेशन का तो ये मतलब है कि वो जो फील्ड है वो सर्कल बना रही है, राइट। यस सर, जिस तरह से तो सर वो करंट हाँ कैरिंग कंडक्टर की फील्ड होती है। हाँ जी, उसकी फील्ड है बिल्कुल। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि जी उसमें उस वो एक सर्कुलर शेप में उसकी फील्ड लाइंस जो है वो सर्कल्स बना रही हैं। लेकिन इसमें जो है बेसिकली हम उसकी टेंडेंसी टू रोटेट एट अ पॉइंट कि जी किसी भी पॉइंट के ऊपर कैन द फील्ड प्रोड्यूस अ रोटेशन, तो वो बेसिकली कर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन और सर्कुलेशन में थोड़ी सी आप कह लें कि वो कर लें, मतलब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर लें कि जी एक पॉइंट के ऊपर इफ देर इज अ रोटेशनल इफेक्ट और देर इज अ टेंडेंसी द फील्ड टू हैव अ रोटेशन एट अ पॉइंट। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि जी वहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो कर्व्ड हैं या नहीं है, लेकिन ये है कि क्या वहाँ पे क्या वो रोटेशन प्रोड्यूस करेंगी या नहीं। तो मतलब इन जनरल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों जो है दे गो हैंड इन हैंड। लेकिन जैसे कि मैं बताया कि एक एग्जांपल है, एक केस ऐसा भी है जहाँ पे कि ऐसा नहीं है। ओके जी, इज दैट गुड?